नमस्कार मित्रों, उत्कर्ष की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण की जो समस्त प्रक्रियाएं हैं, समस्त जो पाठ्यक्रम है, जो भारतवर्ष के समस्त पीएससी में, लोक सेवा आयोगों में जो पूछा जाता है, और इसके अलावा हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन कक्षाओं के माध्यम से आप हिंदी के मानक रूप से परिचित होंगे, हिंदी में क्या शुद्ध हैं, क्या अशुद्ध हैं, और इन संक्रियाओं को, इन समस्त पाठ्यक्रम को हम किस प्रकार सामान्य रूप से समझ सकते हैं। एक सामान्य विद्यार्थी भी, मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी उत्कर्ष की ये ऑनलाइन कक्षा को जो सुन रहे हैं, वह आज के बाद में जो हमारे मन में जो ये गलत धारणा होती है कि हिंदी व्याकरण कठिन है और व्याकरण की जो क्रियाएं हैं, संक्रियाएं हैं, जो नियम है, कानून, सिद्धांत जो हैं, वो समझ से परे हैं, इस धारणा को हमें तोड़ना है। मित्रों, मैं डॉक्टर के.आर. महिया आप सबको हिंदी व्याकरण की समस्त जो भी बिंदु हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। मित्रों, आज की ये जो कक्षा आप लोग देख रहे हैं, इस कक्षा में ये भाग जो प्रथम है, इसमें मैं किसी एक विशेष बिंदु को लेकर के आपसे चर्चा नहीं करूंगा। आप लोग ध्यान रखें, आप लोग नोट करें, मेरे साथ साथ आप लोग लिखते जाइएगा। हिंदी व्याकरण को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, एक हिंदी व्याकरण का पूरा चित्र क्या है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, जो हिंदी व्याकरण है, इस पूरी हिंदी व्याकरण को हम सभी को दो भागों में बांट लेना चाहिए। जो इसका पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं शब्द व्युत्पत्ति पक्ष। शब्द व्युत्पत्ति पक्ष, या फिर इसका एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं शब्द संरचना के संघटक तत्व। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष का अर्थ यह है, अनेक परीक्षाओं में बहुत बार, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। जब व्युत्पत्ति नाम आता है तो सामान्य जो विद्यार्थी हैं उसके दिमाग में ये होता है कि व्युत्पत्ति का मतलब क्या है। हमें तीन शब्दों को समझना होगा। मित्रों, तीन शब्द हैं। एक तो शब्द है उत्पत्ति, एक शब्द है निष्पत्ति, और एक शब्द है व्युत्पत्ति। आप सभी इन तीनों शब्दों को लिख दीजिएगा, नोट करें। पहला शब्द है उत्पत्ति, एक शब्द है व्युत्पत्ति, और एक शब्द है निष्पत्ति। ये जो तीनों ही शब्द हैं, इन तीनों ही शब्दों का सामान्य अर्थ यदि मैं आपसे कहूं तो सामान्य अर्थ है उत्पन्न होना। उत्पत्ति का अर्थ भी उत्पन्न होना है, निष्पत्ति का मतलब भी वही है, और व्युत्पत्ति का अर्थ भी वही है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम यूं कह सकते हैं कि ये एक पर्यायवाची शब्द हैं परस्पर। लेकिन मित्रों, जब हम पर्यायवाची शब्दों की बात करेंगे, जिस सत्र में, जिस भाग में मैं आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करूंगा, उस दिन विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे कि किसी भी शब्द का जो पर्याय है, उस पर्याय को हम किसी शब्द को किसी के स्थान पर प्रयोग नहीं कर सकते। प्रत्येक शब्द का एक नियत स्थान होता है, एक निश्चित स्थान होता है, हमें उस शब्द का वहीं पर प्रयोग करना चाहिएगा। तो आप इन तीनों शब्दों के विषय में यह ध्यान रखिएगा। सामान्यतया हम यूं कहा करते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, और शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य की उत्पत्ति होती है। हम यूं नहीं कह सकते कि एक हमारे यहां पर मनुष्य व्युत्पन्न हुआ है। मनुष्य कभी व्युत्पन्न नहीं होता, तो शब्द कभी उत्पन्न नहीं होता या निष्पन्न नहीं होता, शब्द हमेशा व्युत्पन्न होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मनुष्य की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, और शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इन तीनों चीजों के विषय में आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर फिर वापस यहां लौटते हैं हम। शब्द व्युत्पत्ति पक्ष का मतलब क्या है? जो भाषाएं हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे उर्दू है, चाहे इंग्लिश है, या विश्व की समस्त भाषाएं,
जितने भी भाषाएं हैं उन भाषाओं के जो शब्द हैं उन शब्द की हमेशा व्युत्पत्ति होती है। अब व्युत्पत्ति का मतलब क्या हुआ, व्युत्पत्ति में कौन कौन सी चीजें काम आती हैं। जब कोई भी शब्द बनता है इस संसार में, जब कोई भी चीज का हम निर्माण करते हैं मित्रों, हम सभी जानते हैं कि इसका कोई ना कोई उसके संघटक तत्व होते हैं, वो कोई ना कोई उसका मिश्रण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष का अर्थ क्या है। तो शब्द व्युत्पत्ति का मतलब यह है, इस पक्ष में हम हिंदी व्याकरण में 4 चीजों को सम्मिलित करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में हम लोग सीखेंगे आगे की कक्षाओं में, उपसर्ग होता है, और उपसर्ग के बाद में प्रत्यय आता है। प्रत्यय के बाद में इनका एक निश्चित क्रम है। प्रत्यय के बाद में समास होता है और समास के अनंतर संधि होती है। यद्यपि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि समास संधि उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग समास संधि किसी तरह से कह सकते हैं, लेकिन एक यदि हम एक व्यवस्थित क्रम की बात करें तो पहले शब्द के आरंभ में उपसर्ग जुड़ता है, शब्द के अंत में प्रत्यय जुड़ता है। उपसर्ग और प्रत्यय इसके बीच में मूल शब्द होता है। यहां पर मूल शब्द से जो शब्दों का निर्माण होता है तो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद में कोई बड़ा वाक्य है और उसको जो हम छोटा कर देते हैं, तो छोटा करने के बाद में वो जो 2 पद जो बच जाते हैं उसके साथ में संधि होती है। अब देखिएगा, हिंदी व्याकरण का पहले पक्ष की हम बात करने जा रहे हैं, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष। एक बार फिर से नोट कर लें, इसी का नाम शब्दों की संरचना। यह बहुत सरल आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, शब्द संरचना है, माने शब्द की रचना कैसी हुई और उसका संघटक तत्व कौन कौन से हैं, उनको निर्मित करने वाले कौन कौन से हैं। तो ये हिंदी व्याकरण के 4 कुशल चितेरे हैं मित्रों, इनको हमें याद रखना पड़ेगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, इनके माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है। हम आइए, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में कहा कि आज हम इसमें से किसी एक बिंदु को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कि उपसर्ग लिखिएगा, प्रत्यय ये होते हैं, समास ये होता है, संधि ये होता है। ये जो आज की जो कक्षा है, इस कक्षा का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आप विद्यार्थीगण ये समझ पाएं कि आखिर हिंदी व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि और ये किसमें आते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आज की कक्षा में उदाहरण लेंगे। देखिए, उपसर्ग का मतलब क्या है। उपसर्ग शब्द जब हम उसको विशेष बिंदु के रूप में पढ़ेंगे तब उस दिन हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि उपसर्ग जो शब्द है उसमें उप उपसर्ग है, और उप का मतलब होता है समीप, और सर्ग मनी सृष्टि। तो बहुत सीधा सा आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी भी मूल शब्द के समीप में आकर के जो सृष्टि करता है, नए शब्द का जो निर्माण कर देता है, वही तो उपसर्ग है। तो यदि हम यह कहें कि उपसर्ग एक तरह से वह ब्रह्मा है, जैसे हमारी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा के मन में इच्छा हुई, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं और अनंत हो जाऊं, और ये जो इच्छा थी उसके कारण संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हो गया। मित्रों, ठीक वैसे ही उपसर्ग नहीं होता तो यहां शब्द नहीं बन सकते थे। नए शब्दों का निर्माण उपसर्ग के माध्यम से हम करते हैं। कैसे हो सकता है, देखिएगा, मैं कोई भी एक शब्द ले लेता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास एक शब्द है, देश शब्द है। अब इस देश शब्द को हिंदी में मूल शब्द ही माना जाता है। इस देश शब्द के साथ में जब उपसर्ग जोड़ेंगे तो अलग अलग नए प्रकार के शब्दों का निर्माण होने लगेगा। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि उपसर्ग हिंदी व्याकरण का ब्रह्मा है। नोट करें, उपसर्ग हिंदी व्याकरण का ब्रह्मा है। जिस प्रकार एक ही ब्रह्मा अनेक प्रकार के सृष्टि के पदार्थों का निर्माण करता है, उसी प्रकार हमारी भाषा में उपसर्ग अनेक बहुविध शब्दों का निर्माण करता है। बहुत आवश्यक है। हम विस्तार से जब इसके बारे में बात करेंगे तब हम वो बात करेंगे। आज की जो कक्षा है उसमें आप विद्यार्थी ये समझ पाए कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि देश शब्द का अर्थ क्या है, ये एक ही शब्द है मित्रों। जैसे एक ही ब्रह्म है, वैसे ही एक ही शब्द है देश। अब मैं आपसे पूछता हूं कि देश का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या प्रश्न हुआ, हम सभी जानते हैं। देखिए, देश का अर्थ एक होता है कि भाई एक निश्चित भूभाग जिसका हो, निश्चित सीमा हो, एक निश्चित जिसका परिसीमन हो, उसको हम देश कहते हैं। देश का थोड़ा और शब्दकोशीय अर्थ की तरफ जाएंगे तो दूसरा अर्थ होता है दिखाना, देश मानी दिखाना। तो इस देश के 2 अर्थ थे। इस 2 अर्थ से
हम बहुत सारे अर्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तब हिंदी व्याकरण उपसर्ग की शरण में गई। जैसा कि मैंने कहा, उपसर्ग रूपी ब्रह्म आया और एक उपसर्ग जुड़ा उसके साथ में वी। अब आप लोग देख रहे हैं, वी को देश के साथ जोड़ लीजिएगा तो शब्द क्या बना, विदेश। अब विदेश का मतलब देश से विपरीत है। इसी प्रकार से मैं यदि इसके साथ में आ उपसर्ग जोड़ दूं तो आ के साथ में जो यहां पर आप गोले में देख रहे हैं, इस देश को जोड़ लीजिएगा तो शब्द क्या बना, बोलो, आदेश बना। अब आदेश का मतलब अलग है, देश का मतलब अलग था, वी का मतलब अलग था। अब वी से विदेश बना, देश का विपरीत बना, आदेश हुक्म को कहते हैं। इसी प्रकार से यदि मैं प्रति जोड़ दूं तो अब यह शब्द क्या बना, देखिएगा, प्रतिदेश। लिखिएगा प्रतिदेश। अब परीक्षा में कई बार यह भी पूछा जाता है, यद्यपि ये बहुत सरल है और क्योंकि आज ये प्रथम कक्षा है तो इसलिए हम बहुत सरल बातें करने जा रहे हैं। प्रतिदेश का मतलब है प्रत्येक देश। अब प्रतिदेश के विषय में आपसे पूछे कि कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। अब देखिएगा प्रतिदेश का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक देश। जैसे प्रति और एक को जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, बोलिएगा, सोचिए, प्रत्येक। तो प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, हर एक। इसी प्रकार से प्रतिदेश का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक देश। वी जोड़ा तो विदेश, आ जोड़ा तो आदेश, प्रति जोड़ा तो प्रतिदेश। सम उपसर्ग जोड़ा तो सम में जो ये म जो है, याद रखिएगा, ये हलंत है और हलंत में का हमेशा जब संधि होती है तब अनुस्वार बन जाता है। तब शब्द क्या बनता है, संदेश। अब संदेश का मतलब देखिए, विदेश का अलग अर्थ था, है ना, रोचक बात। आदेश का अलग था, प्रति का अलग था, लेकिन संदेश का अर्थ कुछ और है, संदेश। और इसी तरह से यदि मैं इसमें उप जोड़ दूं तो क्या बनेगा, बोलिएगा, इसको इसके साथ में मिला दीजिएगा तो उपदेश। उपदेश का अर्थ हम सभी जानते हैं। तो एक ही शब्द था, इस एक शब्द से अनेक प्रकार के हम शब्द कैसे बना सकते हैं। एक ही ब्रह्म था, उस एक ब्रह्म ने नानाविध सृष्टि का निर्माण कर दिया। उसी प्रकार से एक ही उपसर्ग था, एक उपसर्ग ने अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण किया। तो प्र जोड़ा तो क्या बना, बोलिएगा, प्रदेश। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो इस गोले के जो बार हैं उसको इसके साथ मिला करके बोल दीजिएगा तो प्र और देश को जोड़ा तो क्या बना, बोलिएगा, प्रदेश, प्रदेश बना। इसी तरह से अप जोड़ा तो क्या बना, अपदेश। अपदेश शब्द का अर्थ क्या हुआ, अप मनी बुरा है जो देश। इस प्रकार से प्र प्रा अप सम अनु, अनु जोड़ दिया तो क्या बना, बोलिएगा, अनुदेश। निर जोड़ दिया तो बोलो क्या बना, निर्देश। बड़ा जो है रोचक विषय है ये, एक ही शब्द था। अब आप कल्पना कीजिएगा मित्रों, हमारी जिंदगी में, हमारे व्याकरण में, हमारी हिंदी के व्याकरण में यदि उपसर्ग नहीं होता तो हमारे पास शब्द संपदा कहां से आती। तो एक ही शब्द था, उस एक शब्द से नहीं जाने कितने प्रकार के शब्दों का निर्माण यहां पर हुआ। और इस प्रकार मैंने जैसे एक शब्द लिया, जिस वक्त हम उपसर्ग के विषय में विशेष कक्षा में आपसे बात करूंगा उस दिन आप देखिएगा कि एक ही शब्द से, जैसे एक उदाहरण लिया, उस एक उदाहरण से जो है इसी प्रकार हम अन्य शब्द के साथ में अनेक उपसर्ग जोड़ करके बहुत सारे शब्दों को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि जीवन में जिसके पास जितना अधिक भाषा सामर्थ्य होगा वह व्यक्ति उतना ही जीवन में सफल होता है। तो हम केवल इसको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें, ये अच्छा है, लेकिन हमारे जो हमारा व्यावहारिक जीवन है, उस व्यावहारिक जीवन में भी आप अपने शब्दकोश को बढ़ाइएगा। ये मनुष्य के पास एक बहुत बड़ा अमोघ एक अस्त्र है जिसका प्रयोग आप इस अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पहला शब्द व्युत्पत्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि देश हमारे पास एक ही शब्द था, इस एक शब्द से व्युत्पत्ति का अर्थ क्या बताया मैंने, बनाना। तो एक शब्द से हमने बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर लिया। अब हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय में आपको देता हूं कि जिस प्रकार उपसर्ग हैं उसी प्रकार प्रत्यय का भाषा में क्या योगदान होता है। मित्रों, यदि प्रत्यय नहीं होता तो हमारा जैसे हमने कहा, एक शब्द देखिएगा, कोई भी शब्द ले लीजिएगा। एक मेरे पास, जैसे मैंने यहां से शुरू किया था, तो ये देखिएगा, वी और देश को मैंने जोड़ा तो शब्द क्या बना, विदेश बना। अब ये हमारे पास वी उपसर्ग था, देश मूल शब्द था ही था, जिसके साथ लगा करके हम ये जो शब्द बना रहे थे। और इसके साथ में यदि मैं इक प्रत्यय जोड़ दूं तो अब देखिएगा, आप उस पर आप भी मत जाइएगा कि इसको इक प्रत्यय जोड़ने से मैं आप उसको कहूं कि आदि वृद्धि होगी। तो चूंकि ये हमारी प्रथम कक्षा है और प्रथम कक्षा में इसके नियमों से, क्योंकि
जब हम प्रत्यय को स्वतंत्र भाग के रूप में पढ़ेंगे, आप लोगों से मुखातिब जिस दिन प्रत्यय को लेकर के होऊंगा उस दिन हम आरंभ से पढ़ेंगे। लेकिन अभी यह ध्यान रखिएगा कि जैसे वी उपसर्ग है, देश मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। अब कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि वी, देश और इक, इससे निर्मित होने वाला शब्द क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। देखिए, एक जैसे मैंने आपको शब्द दिया कि वैदेशिक बना, एक मैंने आपको दे दिया बी ऑप्शन दे दिया कि विदेशिक बना, या फिर एक मैंने दे दिया कि वैदेशिक बना, एक कुछ मैंने और दे दिया। तो देखिएगा ये 4 ऑप्शन आपके सामने आ गए, है ना। तो यहां पर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से आप सभी नोट कर लें। वी उपसर्ग था, देश मूल शब्द था, इक प्रत्यय था। अब यहां से शब्द परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि वी, धन, देश, धन, इक। यद्यपि इस क्लास की, फिर से कह रहा हूं, परीक्षा दृष्टि आज, क्योंकि जब हम बिंदु की बात करेंगे तब मैं आपसे मुख्य बिंदु की चर्चा करूंगा। लेकिन हां, आप साथ साथ में समझते जाइएगा। अब देखिएगा, वी उपसर्ग, देश और इक, इससे शब्द क्या बना, तो इक प्रत्यय जुड़ने से किसी भी शब्द का जो पहला ई होता है उसका हमेशा क्या बन जाता है, आई बन जाता है। और यह शब्द क्या बनेगा, वैदेशिक। तो सही शब्द जो है, सही आपका जो विकल्प क्या होगा, आप सभी लोग समझ रहे होंगे। देखिएगा, सही जो विकल्प हुआ वह क्या हुआ, वैदेशिक। तो यहां पर अब दूसरा एक और इसी प्रकार का प्रश्न आता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा विभिन्न परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि कौन सा निम्न विकल्प में से किस विकल्प में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आप लोगों ने बहुत सारी परीक्षाएं दी होगी, या जो प्रथम बार दे रहे हैं वो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षा में कि निम्न में से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और जिसमें प्रत्यय भी है। तो अभी इसमें देखिएगा, आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। वी तो उपसर्ग है, देश मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, इसलिए वैदेशिक शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि ये प्रत्यय जो है वो किस प्रकार से काम करता है। हमारे पास देश शब्द से वी जोड़ा तो विदेश बना, और विदेश में हमने इक जोड़ा तो एक फिर से नया शब्द हमारे लिए तैयार हो गया, वह क्या हो गया, वैदेशिक। अब देखिएगा, जैसे आ में आ और दे से आदेश बना था, इक जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आदेशिक। इसी तरह से अनुदेश शब्द से आनुदेशिक, निर्देश शब्द से निर्देश शब्द था, अब निर्देश में इत प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, निर्देशित। तो जैसा कि मैंने आरंभ में बताया कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ेगा, मूल शब्द जो है उस शब्द के आरंभ में जुड़ेगा, प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा। अब ये मूल शब्द क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अब देखिएगा, मैं तीसरे तत्व की तरफ बढ़ रहा हूं। तीसरी प्रक्रिया है हमारी व्युत्पत्ति में, हम जिसका अध्ययन करेंगे विस्तार से आगे की कक्षाओं में। वह है, पहला उपसर्ग हुआ, फिर प्रत्यय है, और फिर तीसरा जो है वो समास है। मित्रों, समास क्या होता है, सामान्य परिचय की आज हम बात कर रहे हैं। समास देखिएगा बड़ी रोचक चीज है, लेकिन संक्षेप में इतना ही कहूंगा। जो मैंने अभी एक शब्द बोला संक्षेप में, आप सभी ने सुना, यह संक्षेपी समास है। यदि कोई चीज इतनी बड़ी है, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा, कोई चीज इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी चीज को मैं छोटा कर दूं तो ये जो चीज था यह विग्रह कहलाएगा, और ये जो चीज है ये समास कहलाएगा। और जो इसके बीच में जो चीजें थी उसको जो मैंने हटाया, जो मैंने डिलीट किया, उसका नाम है सामासिक प्रक्रिया। समास करने के बाद में जो पद होता है उसका नाम है सामासिक पद। तो देखिएगा, जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूं, यदि हमारी भाषा में समास नहीं होते तो हमारी भाषा कैसे होती, किस प्रकार का स्वरूप होता, हम सोच ही नहीं सकते। देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे पास एक वाक्य है कि राजा का पुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी से, नोट कीजिएगा, राजा का पुत्र, मेरे साथ साथ लिखिएगा, राजा का पुत्र रेल पर, राजा का पुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी से छत्तीसगढ़ों के
समूह में जा रहा था, जा रहा है या जा रहा था। मित्रों देखिएगा, शायद हम सभी इस बात को मानते हैं, हर एक व्यक्ति इस संसार में चाहता है मैं कम से कम करूं, ज्यादा से ज्यादा मुझे उसका फायदा मिले, मैं कम से कम बोलूं और जो मैं बोल रहा हूं उसकी गंभीरता, उसका गांभीर्य ज्यादा से ज्यादा, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा उसका अर्थ मुझे मिल पाए। तो यदि इस प्रकार का वाक्य हम बोलते, यदि समास नहीं होता, यकीन मानिए हमारी भाषा इसी प्रकार से होगी। क्या कैसी होती कि राजा का पुत्र रेल पर चलने वाली गाड़ी से 36 गढ़ों के समूह में जा रहा था या जा रहा है। अब इस प्रकार के वाक्य बोल करके हम हमारी भाषा को कितना बोझिल बना सकते हैं, आप कल्पना कीजिएगा। अब इसमें होता क्या है कि समास का समस्त प्रक्रिया जो है, हम बाद में जिस भाग में हम समास के बारे में विस्तार से बात करेंगे उसमें उस दिन बताएंगे, लेकिन आज केवल क्योंकि व्युत्पत्ति बताना मेरा अभिप्रेत है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि राजा का पुत्र। अब इसमें मैं ऐसा, राजा का पुत्र जो है ये विग्रह वाक्य है, इसकी जगह मैं ऐसा क्या लूं कि ये इसमें जो है शब्द कम हो जाए। तो पहली चीज तो जो है का को मैंने हटा दिया इसमें से, और का को हटाने से जो है पीछे क्या बच गया, राजा और पुत्र। लेकिन मित्रों एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सामान्य शब्दों में बता रहा हूं लेकिन आपके बहुत काम की चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखिएगा। कभी भी उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, ये चारों के चारों चीजें ये हमेशा ही मूल शब्दों के साथ होती है, ये ध्यान रखिएगा। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, ये चारों चीजें मूल शब्दों के साथ होती है। तो मूल शब्द क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस प्रकार की चीजें, इसका हम एक अलग से एक दिन पाठ लेंगे कि भाई मूल शब्द का हम पहचान कैसे करते हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण में बहुत बार, हजारों बार ये पूछा जाता है कि इस शब्द का मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द जो है हिंदी के जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा जी का जंजाल हो जाता है कि मूल शब्द कैसे निकालते हैं। आज हमारा वो विषय नहीं है, सामान्य बता देता हूं कि जिसको हम राजा कह रहे हैं, याद रखिए उसका मूल शब्द है राजन, और यह संस्कृत का शब्द है जिसको हम तत्सम कहते हैं। लेकिन चूंकि हिंदी में जब हम वाक्य संरचना में राजन आ रहे हैं ऐसा नहीं कहते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, राजा आ रहा है। लेकिन समास कहां होगा, ध्यान रखिएगा, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, ये चारों ही चीजें मूल शब्दों के साथ होती हैं। तो राजा का जो पुत्र है उसमें हमने क्या किया, पुत्र का तो पुत्र ही रहा, और राजा का जो मूल शब्द था वो राजन था, और राजन में न का लोप हो गया, इसको बोलते हैं न लोप संधि। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, इसीलिए हमने पहले उपसर्ग लिखा, फिर प्रत्यय, फिर समास लिखा, और सबसे अंत में संधि लिखने का मेरा प्रयोजन यही था कि आप लोग ये समझ पाओ कि पहले शब्द में समास होता है, मानी संक्षिप्तीकरण होता है, और संक्षिप्त हुए शब्दों के मध्य यदि, ध्यान रखिएगा, संधि की जा सकती है तो हमें संधि अवश्य करनी चाहिए। जैसे षड है आनंद जिसके, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, षड है आनंद जिसके, हमने एक वाक्य लिख दिया कि भाई षड है आनंद जिसके। मित्रों इसमें जब हम इस वाक्य को बोलते हैं समास विग्रह, इसमें है और जिसके को हटा दूंगा, तो ये ध्यान रखें, फिर मैं इसमें क्या करूंगा, षट और आनंद के मध्य संधि करूंगा, और संधि नियमों के तहत ये ट जो है वो ड बन जाएगा, ड में आ जुड़ जाएगा, तब शब्द क्या बनेगा, आप लोग सभी जानते हैं क्या बनेगा, षडानंद। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि षट आनंद, ऐसे नहीं कह सकता। तो यहां पर मेरा बताने का मतलब यह है कि ये ध्यान रखें कि जैसे यहां पर मैं राजन पुत्र नहीं कह सकता, क्योंकि इसके मध्य संधि करनी पड़ेगी। जहां पर मैंने समास किया, यदि वहां पर संधि होती है तो संधि हमें अवश्य करनी चाहिए। तो राजन पुत्र की जगह हमने जब समास किया तो यह शब्द क्या बना, राजपुत्र पहला। अब देखिए, राजा का पुत्र का जो अर्थ था वह का वही अर्थ राजपुत्र का है। राजपुत्र, रेल पर चलने वाली गाड़ी से, इसमें मध्यम पद लोपी समास है, वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर इतना बोलने की जरूरत नहीं है। जो अर्थ विग्रह वाक्य का है वही अर्थ समस्त पद का होना चाहिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है समस्त पद। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी के लिए क्या करेंगे हम, सोचिए आप लोग, बहुत सरल उदाहरण मैंने लिया है, राजपुत्र रेलगाड़ी, फिर ये करण का चिन्ह आ गया से, तो राजपुत्र रेलगाड़ी से छत्तीसगढ़ समूह की आवश्यकता नहीं है, गढ़ों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक वचन बन जाएगा, छत्तीसगढ़ में जा रहा था। अब आप देखिएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 जो शब्द थे उसकी जगह कितने शब्द हो गए? राजपुत्र 1 2 3 और 4 5 6 और 7 और 8, मानी कि 50% शब्दों की कमी आ गई। मैंने अभी आपको कहा था कोई शब्द कोई वाक्य इतना है और इस वाक्य को मैं इतना सा कर दूं, यही तो समास है। तो यदि हमारी भाषा में समास नहीं होते तो हमारी भाषा कैसे होती? जैसे मुझे किसी को बुलाना होता तो मैं कैसे बोलता? महान है उदय जिसका उसको भेजिएगा। या मुझे कोई पूछता है, आप में से कोई पूछता है कि सर आप किस मंदिर में गए थे आज, तो मैं आपको यदि समास नहीं होता तो कल्पना कीजिएगा। मित्रों, ये जीने की चीजें हैं, ये व्यवहार में, ये दैनंदिन जीवन में आप जी पाओ इन चीजों को, यही व्याकरण है। व्याकरण अलक्ष्य क्रिया नहीं है, क्योंकि हिंदी तो हमारे रक्त में बसी हुई है। तो यदि आप मुझसे पूछते हैं कि आप कहां कौन से मंदिर गए थे, यदि समास नहीं होता तो मैं आपको कैसा कहता कि मैं आज जो है गज के आनन के समान है जिसका आनन उसके मंदिर गया था। अब देखिए आप लोग हंस रहे होंगे कि ये क्या बात हुई। ये सत्य है, व्याकरण में यदि समास नहीं होते तो हम ऐसे ही बोलते। हम सीता जो है राम पत्नी को राम की पत्नी बोल रहे होते। महान है उदय जिसका, हम महोदय आज जिसको बोल रहे हैं उसका विग्रह क्या है? महान है उदय जिसका। जैसे एक पति का व्रत लेने वाली पतिव्रता होती है। यदि समास नहीं होता तो हम कैसे बोलते कि ये जो स्त्री है उसने एक पति का व्रत लिया है। अब पतिव्रता जो शब्द बना ये किससे बना? समास से बना। तभी तो हमने कहा कि ये शब्द का व्युत्पत्ति पक्ष है। समास भी नए शब्दों का निर्माण करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा, शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में पहला उपसर्ग था, फिर प्रत्यय था, फिर समास था, फिर संधि था। अब यहां पर एक जो चीज जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जिस वाक्य में हम समास कर देते हैं, अर्थात जब हम उस किसी वाक्य को जब संक्षिप्त कर देते हैं, संक्षिप्त करने के बाद में जो दो पद आपके साथ में बचे हैं, उन दो पदों के मध्य यदि संधि होती है, जैसे युग का बोध, तो यहां पर का को मैंने हटा दिया, युग और बोध दो शब्द रहा। इन दो पदों के मध्य संधि का कोई निमित्त उपस्थित नहीं है, संधि का कोई कारण नहीं है, संधि नहीं करेंगे तो यहां पर इन शब्दों में संयोग हो जाएगा। संयोग का मतलब इसमें कोई विकार नहीं हुआ, उसमें कोई आदेश नहीं हुआ, उसमें कोई लोप नहीं हुआ, उसमें किसी प्रकार की कोई चीज हुई नहीं। इसलिए हमने क्या कह दिया कि भाई इसके अंदर संयोग हो गया। अब मित्रों, जहां पर समास हो गया वहां पर यदि आपको उन दोनों खंडों के बीच में, यदि जो बचे हुए दो खंड है आपके पास में, दो शब्द हैं जिसको एक को हम प्रथम पद और एक को द्वितीय पद कहते हैं, उसके मध्य यदि संधि की जा सकती है तो संधि अवश्य करनी चाहिए। अब संधि का मतलब क्या है, विस्तार से हम उस दिन बात करेंगे जिस दिन संधि के विषय में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन संधि का मतलब जैसा कि मैं अभी बता रहा था, जैसे हमारे पास एक शब्द है कृपा और आचार्य। अब मेरे पास ये शब्द आया, यदि आपको परीक्षा में ये पूछे कि कृपाचार्य शब्द में संधि कौन सी है, वो तो आगे की बात है, लेकिन ये कृपाचार्य जो शब्द है ये संधि और समास इन दोनों प्रक्रियाओं से निर्मित शब्द है। कैसे है मैं आपसे बात करता हूं। यदि पहले तो इसका मैं संधि विच्छेद आपसे पूछूं कि कृपाचार्य का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जितने भी लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं वो शायद यही कहेंगे कि कृपा धन आचार्य होगा। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है। कृपा और आचार्य, ये कृपा करने वाले आचार्य नहीं है, कृप जाति के आचार्य थे। इसलिए पहले तो हमें संधि करते हुए ये ध्यान जान लेना चाहिए कि उस शब्द का जो अर्थ है, उस शब्द का जो अर्थ है, उस शब्द के अर्थ के अनुसार हमें उसके पदों का उस जो पूरा जो पद है उसका खंड करना चाहिए, वही संधि है। तो सही संधि विच्छेद कृपाचार्य का क्या होगा, कृप धन आचार्य। कृप जाति के एक आचार्य थे, उनको हमने क्या बोल दिया, कृपाचार्य। तो संधि से ये दो शब्द थे, कृप और आचार्य, इन दोनों शब्दों से हमने एक शब्द बनाया। कौन सा शब्द बनाया बोलिएगा, कृपाचार्य। ये कृपाचार्य जो शब्द है वह किससे बन रहा है, संधि से बन रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि हिंदी व्याकरण में चार प्रकार की चीजें हैं। कौन कौन सी, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, जिनसे हम शब्दों का निर्माण करते हैं, जो शब्द संरचना के संघटक तत्व हैं, जिनसे नए शब्दों का निर्माण होता है। अब हम आगे की जो कक्षाएं होगी उसमें उपसर्ग को स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, प्रत्यय को स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, समास को स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, संधि को स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का यह पहला पक्ष मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं
कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आप सभी लोग वापस यदि कुछ नहीं लिख पाए हैं तो आप लिख लें। हमारा बार बार यही कहना है कि ये संरचना, शब्दों की जो संरचना है वह किस प्रकार होती है, शब्दों की संरचना में कौन कौन से तत्व हैं जिनका योग रहता है, तो ये देखिएगा उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, इन चारों चीजों का योगदान रहता है। मित्रों, हिंदी व्याकरण का जो दूसरा पक्ष है, जिसके लिए पहला पक्ष ध्यान रखिएगा, ये पूरी कक्षा यदि आपने ढंग से समझ ली तो आगे आने वाले जो हमारे भाग होंगे, जो कक्षाएं होगी, उसको आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। जिस विद्यार्थी ने इस कक्षा को गंभीरता से नहीं लिया, उसको इसका व्यवस्थित जो व्याकरण है वह समझ में नहीं आएगा। मैंने मेरे स्वाध्याय से, अध्ययन से ये जो है विभाजन किया है, ये देखा है कि पूरी हिंदी व्याकरण जो है उसको हमने दो खंडों में बांट दिया। पहला शब्द व्युत्पत्ति पक्ष था, जिसको हम शब्द संरचना के संघटक तत्व कह रहे हैं, और जो हिंदी व्याकरण का जो दूसरा पक्ष है, वह दूसरा पक्ष क्या है? शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। इस विश्लेषणात्मक पक्ष का दूसरा नाम शब्द व्याख्यात्मक पक्ष भी होता है। मेरे साथ साथ नोट करते रहे, लिखते रहिएगा। व्याख्यात्मक पक्ष। हिंदी व्याकरण का पहला जो पार्ट था वह क्या था? शब्द व्युत्पत्ति पक्ष, बहुत महत्वपूर्ण था। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट जो आता है हिंदी व्याकरण का, वह है शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष या शब्द व्याख्यात्मक पक्ष। मित्रों, हमने अभी पहले जो है शब्दों को बनाना सीखा कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है। जब शब्द बनकर के तैयार हो जाते हैं, ये बात ठीक वैसे ही है जैसे किसी भवन का निर्माण, जिसमें अभी आप लोग बैठे हैं, इसका निर्माण करने वाले कोई कुशल जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, कोई और थे, और इसका आनंद और इसका उपभोग जो है हम लोग कर रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं। ठीक वैसे ही जब हिंदी का शब्द भंडार जब तैयार हो जाता है, तब उन शब्दों का हम विश्लेषण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग इस दृष्टि से हो जाता है, शब्दों का शुद्ध और अशुद्ध लेखन। याद रखिएगा मेरी बात को, शब्दों का जो शब्द शुद्धिकरण आज के जमाने की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। चाहे आप सभी जानते होंगे कि हम शब्दों को जचा जचा करके देखते हैं, लिख लिख करके कि कौन सा शब्द जो है ये सही, ये जम रहा है कि ये नहीं जम रहा है, ये ठीक है कि ये नहीं है। इस प्रकार से जो हम ये करते हैं, मित्रों, जो व्यक्ति उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि, इन चारों चीजों को जो ठीक ढंग से जान लेगा, जो कि हम अलग अलग खंडों में जानेंगे आगे की कक्षाओं में, वह शब्द को ठीक लिखना सीख जाता है। शब्द को शुद्ध मानक शब्द जिसको हम कहते हैं, वह मानक शब्द लिखना सीख जाता है। जब शब्द को लिखना सीख गए, तो लिखने के बाद में शब्द को जब हमने शुद्ध लिखना सीख लिया, तब यह दूसरा पक्ष काम आता है, जिससे हमारा वाक्य संरचना, वाक्य रचना में बहुत महत्वपूर्ण। अभी तो हम शब्दों के निर्माण की बात कर रहे थे, अब हम हिंदी में वाक्य रचना में कौन सा जो चीज काम आता है, उसके लिए हमने हिंदी के व्याकरण का दूसरा जो भाग है, ये आपने आज तक नहीं सुना होगा। ये दूसरा पक्ष जो है शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष, हमने यहां पर उसका नाम दे दिया कि भाई ये शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष है। ये जो शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष जो है, इस शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष को पुनः हम मोटे रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहिएगा। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी, और तीसरा है विकारक। देखिए, विकारी क्या है, अविकारी क्या है और विकारक क्या है। मित्रों, इस शब्द से देखिए, मैं अभी ये कह रहा था उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है, तो यहां पर देखिए, आप लोग सोचिए कौन सा उपसर्ग था। हमने देश से भी जोड़ करके क्या बनाया था? सोचिए, विदेश बनाया था। अब यहां पर कारी शब्द था, हालांकि कारी शब्द भी क्री से बनाया, फिर क्री से कर बना, फिर कर से कार बना, फिर कार में ई जोड़ा तो कारी बना। वह हम प्रत्यय में आगे आपको सिखाएंगे। लेकिन कारी शब्द को अभी मान लीजिएगा कि मूल शब्द है एक बार के लिए, और कारी के साथ में हमने वी जोड़ दिया तो क्या बना? विकारी। अब कारी का मतलब क्या है? कारी मनी करने वाला, कारी मनी करने वाला। जैसे कारी कारी और कारिणी करने वाली, तो कारी करने वाला और कारिणी करने वाली। खैर, तो ये विकारी शब्द जो हुआ, विकारी का मतलब क्या हुआ?
मित्रों इसमें वी उपसर्ग है। वी का अर्थ है विशेष रूप से, और कार मनी करने, कारी मनी करने वाला। जो विशेष रूप से शब्द जो विकार को प्राप्त हो जाते हैं, विकार का मतलब क्या है, जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि सायंकालीन बेला में हम जो है दूध दुग्ध में जब वो छाछ डालते हैं तो उससे दही जमता है। तो दुग्ध का दही बनना या दूध का दही बनना, ये क्या था, विकार था। विकार का मतलब क्या है, बदल जाना। आप समझ पा रहे होंगे, पहले दूध था और दूध को हमने क्या बना दिया, दही। हमारी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं, और ये जो स्वरूप बदलने वाले जो शब्द हैं उसको हम सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, विकारी। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, यद्यपि ये मैं मानता हूं कि सबसे सरल प्रश्न है कि विकारी का मतलब क्या है, लेकिन चूंकि आज की जो कक्षा है वह आरंभिक कक्षा है, हिंदी व्याकरण का परिचय मैं आपको दे रहा हूं, तो उसमें विकारी की परिभाषा यदि आपसे कोई पूछे तो मतलब क्या है, जिन शब्दों में विकार पैदा हो, जिन शब्दों में विकार होता हो, कोई बदलाव होता हो, परिवर्तन होता हो, जो शब्द व्यय होते हो। अब शब्द व्यय कहां होते हैं, शब्द बाजार में तो व्यय होते नहीं कि हमने 10 शब्द जो है लेके गए और 5 शब्द हम बाजार में खर्च करके आ गए, 5 हमारे पास बच गए, ऐसा तो है नहीं। तो शब्द कहां खर्च होंगे, हम जब वाक्य बोलेंगे। और वाक्य में क्या होता है बताइए, लिंग होता है, मेरे साथ साथ बोलते रहे, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाच्य है और पुरुष है। उनके अनुसार जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, विकारी बोलते हैं। अब देखिएगा, और जिसमें विकार नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अविकारी। विकारी शब्द के आगे इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या जुड़ गया, उपसर्ग जुड़ गया, है ना। तो देखिएगा, अब मानी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, विकार। मानी ऐसे शब्द जिसमें विकार नहीं होता, ऐसे पद जिसमें विकार नहीं होता, शब्द नहीं, ऐसे पद जिनमें विकार नहीं होता उसको क्या बोलेंगे हम, अविकारी पद। जिसमें विकार होता है उसको क्या बोलेंगे, विकारी पद। और इस शब्द को देखिए, व्याकरण जो है वह रटने की वस्तु नहीं है, व्याकरण सीखने की वस्तु है, हृदयंगम करने की वस्तु है। मित्रों, यदि हम किसी शब्द को ठीक ढंग से उपसर्ग की दृष्टि से, प्रत्यय की दृष्टि से, मूल शब्द की दृष्टि से, किसी शब्द को बहुत शांत चित्त होकर के यदि सोचते हैं तो वह शब्द खुद कहता है कि मेरा ये अर्थ है। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, लेकिन उसमें हमें रटना नहीं है। अब आपको ये रटने के लिए नहीं बैठ जाना है कि विकारी में भी उपसर्ग है, भी उपसर्ग है। वो हम जब मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि किस प्रकार से ये नीर, क्षीर, न्याय आप लोग कर सकते हैं। तो ये विकारक का मतलब क्या है, ऐसे पद जिसमें जो विकार उत्पन्न करते हैं। कारक का अर्थ हम सभी जानते हैं, इसको अलग करके खंड करके तोड़ लीजिएगा। आज के बाद में आप सभी लोगों में एक दृष्टि ये आ जानी चाहिए कि कोई भी शब्द जब हमारे सामने आता है तो उस शब्द को हमें जो है किस प्रकार से तोड़ना चाहिए। तो इसमें इसको अलग अलग करके देखिएगा। हमारी दृष्टि यह होनी चाहिए कि भाई विकारक जो है उसमें मूल शब्द क्या बच रहा है, देखिएगा, कारक। हालांकि कारक भी मूल शब्द नहीं है, कारक में भी क्री मूल शब्द था। क्री परीक्षा में नहीं आए तो कर दीजिएगा, कर लिखिएगा, कर भी नहीं आया तो कार लिखिएगा, और कार से जब अक प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनेगा, बोलिएगा, कारक बनेगा। तो कारक का मतलब क्या हुआ, करने वाला। और वी का मतलब क्या हुआ, वी उपसर्ग लगा। तो उपसर्ग लगने से क्या होता है, या तो शब्द में कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है मूल शब्द में, या फिर अर्थ का परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें कारक में वी जुड़ा तो अर्थ में विशिष्टता आ गई, विशेषता आ गई। क्या आई, विकारक का अर्थ क्या हुआ, विकार उत्पन्न करने वाला। विकारी जिसमें विकार पैदा होता है, अविकारी पद जिसमें विकार पैदा नहीं होता है, और विकारक जो विकार उत्पन्न करते हैं। किसमें विकार उत्पन्न करते हैं, जो विकारी पदों में वो विकार उत्पन्न करते हैं। तो विकारी कौन कौन से होंगे, देखिएगा। हमारी भाषा में पहला विकारी पद है संज्ञा पद, संज्ञा पद विकारी होता है। दूसरा, संज्ञा के बाद में हम सभी जानते हैं सर्वनाम विकारी पद है मित्रों। तीसरा जो है वह है विशेषण, और चौथा जो है वह है क्रिया। ये 4 पद हैं हिंदी व्याकरण में जिनको हम क्या बोलते हैं, विकारी बोलते हैं। मेरे साथ एक बार फिर से अभ्यास कीजिएगा। कई बार ये प्रश्न सीधा सीधा आता है कि निम्न में से कौन सा विकारी पद है और कौन सा विकारी पद नहीं है। अविकारी भी पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा विकारक है। तो आज की क्लास जो है, यद्यपि ये जो है आज केवल परिचय मात्र है, मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कुछ नहीं पढ़ाने वाला आज मेरा मंतव्य, इस कक्षा का उद्देश्य यह था कि मेरा विद्यार्थी वर्ग
जो इस व्याकरण को पहले ये हृदयंगम कर ले कि व्याकरण है क्या, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमें सीखना चाहिए। तो देखिएगा, पहला जो था वह क्या था, संज्ञा था, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और क्रिया। और इधर अविकारी में सबसे पहला जो अविकारी पद है वह कौन सा है, क्रिया विशेषण। आप मेरे साथ लिखते जाइएगा, क्रिया विशेषण। देखिएगा, क्रिया को जब मैं अकेला लूंगा तो विकारी होगा, और विशेषण को मैं अकेला लूंगा तब भी विकारी होगा। लेकिन क्रिया के साथ विशेषण, मानी क्रिया का जो विशेषण है वह कभी विकारी नहीं होता। यह बात गिन के गांठ बांध लें आप, कि क्रिया का जो विशेषण है वह कभी विकारी नहीं होता, वह विकारक जो है अविकारी होता है। तो क्रिया विशेषण हो गया। और दूसरा अविकारी पद जो है उसको हम बोलते हैं संबंध सूचक। ये क्या है और संबंध सूचक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब मैं आपको एक एक बिंदु को लेकर के बात करूंगा तब बात करेंगे। लेकिन आज आप लोग केवल इतना समझ लें कि व्याकरण में वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको हमें जानना आवश्यक है, व्याकरण में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से पद हैं जिनका ज्ञान हमें होना चाहिए। और उसके बाद में इसका विस्तारीकरण जो है, इसका वृद्धिकरण, इसका पल्लवन, हम प्रत्येक बिंदु का आपको उस दिन सिखाएंगे जिस दिन, जैसे हमने संज्ञा लिया तो संज्ञा के बारे में विस्तार से बात उस दिन करेंगे। अविकारी पदों में जो तीसरा है वो है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा जो है वह है विस्मयादि बोधक। अब ये एक प्रश्न तो यहां से जो छोटी परीक्षाएं हैं उसमें यहीं से बनता है कि निम्न में से कौन सा अविकारी है। तो कौन कौन सा आप बताइए, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक बार मेरे साथ अभ्यास करें। अविकारी पद कौन कौन से हैं, अविकारी का मतलब जिसमें विकार नहीं होता, तो कौन कौन से बोलिएगा, क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ये चार पद हैं जिसमें कभी विकार ही नहीं होता, ये सदैव एक जैसे रहते हैं। इसलिए हमारे दार्शनिकों ने अविकारी ब्रह्म का पहला जो पर्यायवाची शब्द आप देखोगे, जब अच्छी पुस्तक लोगे और उसमें जब पर्यायवाची शब्द देखोगे तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्म का, उसका पर्यायवाची उसमें लिखा होता है अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता, या अविकारी, जिसमें कोई विकार नहीं होता। ब्रह्म में कभी विकार नहीं होता, वो सदा सर्वदा एक ही रूप में रहता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो ये चार जो है उसमें कोई भी विकार नहीं होता। कुछ विद्वान गौण रूप से, कुछ वैयाकरण ऐसे हैं जो निपात को भी अविकारी पद मानते हैं, जो कि होता भी है, लेकिन ये गौण है क्योंकि इनकी संख्या जैसे ही है, भी है, तक है, इस प्रकार से जो निपात का मतलब बाद में हम समझाएंगे भाई, जिसको जोड़ने से, जैसे मैं आ रहा हूं इसमें कोई निपात नहीं है, और मैं भी आ रहा हूं तो इसमें भी निपात है, तो भी, मैं भी आ रहा हूं और मैं भी आ रही हूं, इसमें भी नहीं बदला, तो ये निपात भी अविकारी होता है। तो विशेष करके मुख्यतः चार होता है, लेकिन पांचवा निपात भी अविकारी होता है। कौन कौन सा होगा बोलो, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये जो चार पांच पद हैं ये अविकारी हैं। अब विकारक का मतलब हम पहले सीख चुके हैं, क्या था बताइएगा, ऐसे पद जो विकारी पदों में विकार उत्पन्न करें, तो वो होते कौन कौन से हैं, वो ये होते, देखिएगा, लिंग पहला, फिर है वचन, लिंग वचन, फिर है कारक, फिर है काल, फिर है वाच्य और फिर है पुरुष। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं मित्रों। ये जो छह तत्व हैं, एक बार मेरे साथ अभ्यास करेंगे आप लोग, बोलिए, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष। ये छह चीजें या छह पद ऐसे हैं जो इन विकारी पदों में विकार उत्पन्न करते हैं। तो अब मैं एक बार वापस यहां पर लौट जाता हूं कि विकारी की परिभाषा क्या हुई। अब आप समझ गए होंगे, मेरे साथ साथ आप लोग लिखिएगा, ऐसे पद जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और
पुरुष, बोलिएगा ऐसे पद जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य या पुरुष, इनके अनुसार, इनमें से 2 के अनुसार, 3 के अनुसार या 4 के अनुसार या 5 के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वह विकारी है। तो विकारी की पूरी परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी कि जिन पदों में लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार जिसमें रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विकारी पद बोलेंगे। और जिनमें ऐसे पद जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार विकार नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? अविकारी पद बोलेंगे। अब देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, फिर हम अलग अलग बिंदु की बात करेंगे। कैसे? देखिएगा, जैसा कि हमने कहा शब्द विश्लेषण। अब विश्लेषण का मतलब क्या हुआ? ये वह शब्द हैं जिनसे, यह भाषा का वह पक्ष है जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं अभी, इससे हम किसी भी शब्द का पद परिचय देते हैं। अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो विद्यार्थी, जो आप लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है। क्या होता है? पद परिचय। तो शब्द व्युत्पत्ति अलग बात थी, पद परिचय अलग बात है। जब कभी भी आपको किसी भी शब्द का, पद का जब परिचय पूछा जाता है, तो आपको क्या परिचय देना होता है कि भाई वह पद विकारी है कि अविकारी है कि विकारक है, पहला, है ना। जब हम पद परिचय की बात करेंगे तब हम उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिर वो पद परिचय में विकारी आ गया, तो विकारी में क्योंकि 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो पद परिचय में पहले हमने कहा, जैसे हमने कहा कि भाई कमल, तो कमल क्या हुआ? विकारी पद हुआ। क्यों है? क्यों कमल पद? क्योंकि संज्ञा है। अब फिर संज्ञा में फिर जो है संज्ञा आ गई, या फिर वो दूसरा पद होता तो कोई वो सर्वनाम है कि विशेषण है, क्रिया है, ये हमें बताना होता है। फिर संज्ञा के जो है विकारक कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसी भी पद का परिचय देने के लिए ये जो आप इस श्वेत पट पर जो देख रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी पद का परिचय देने के लिए हम व्याकरण में जिन तत्वों की, जिन उपादानों की हमें आवश्यकता होती है मित्रों, वो होती है विकारी, अविकारी या विकारक। अब देखिएगा, अपन एक जो है इसका उदाहरण लेते हैं कि जैसे संज्ञा पद जो है वह विकारी तो है, लेकिन संज्ञा में विकार किस किस के अनुसार आता है? विकार मानी संज्ञा के जो विकारक हैं वो कौन कौन से हैं? आपने बहुत बार एक प्रश्न देखा होगा कि भाई संज्ञा के विकारक पद कौन कौन से हैं? संज्ञा के विकारक पद या तत्व, संज्ञा के विकारक तत्व, तो इस तरह से कौन से हैं, कौन से नहीं है, तत्व है और नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है। अब ये जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा क्या है? विकारी। तो जैसे संज्ञा के विकारक तत्व कौन से हैं, कौन से नहीं है, उसी प्रकार से प्रश्न यह भी आ सकता है कि सर्वनाम के विकारक कौन से हैं, कौन से नहीं है, विशेषण के कौन से विकारक तत्व हैं, कौन से नहीं है, और क्रिया के कौन से विकारक तत्व हैं, कौन से नहीं है। तो ये एक तरह से आपके जो है 8 प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिएगा कि संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से हैं या नहीं है। प्रश्न जो है वह सकारात्मक भी आता है, नकारात्मक भी आता है। अब मैंने जहां पर संज्ञा लिखा है वहां पर आप लोग ये सोच लें कि संज्ञा आया है, इसकी जगह क्या आ सकता है? सर्वनाम। इसकी जगह क्या आ सकता है? विशेषण। इसकी जगह क्या आ सकता है? क्रिया। क्यों? क्योंकि ये चारों ही जो है कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों ही जो हैं वो विकारी तत्व हैं। इसलिए प्रश्न क्या आता है कि संज्ञा के निम्न में से कौन से तत्व, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कौन सा संज्ञा का विकारक है, कौन सा सर्वनाम का है, कौन सा नहीं है, इसी प्रकार कौन सा विशेषण का है, कौन सा नहीं है, इसी प्रकार से कौन सा क्रिया का विकारक तत्व है, कौन सा क्रिया का विकारक तत्व नहीं है। तो देखिएगा
इसको सीखने के लिए हम जो है एक वाक्य लेते हैं। एक वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, लड़का वह मोटा जाता है। आप लोग ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य व्याकरणात्मक दृष्टि से शुद्ध नहीं है, लेकिन मेरा अभिप्रेत यहां पर आप लोगों को वाक्य पढ़ाना नहीं है। मैं आपको यह बताऊंगा कि भाई हमें संज्ञा का जब विकारक तत्व पूछे जाए या सर्वनाम का विकारक तत्व पूछा जाए या विशेषण का पूछा जाए या क्रिया का पूछा जाए, तो उसको हमें उस प्रश्न को कैसे हम उसको सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए मैंने एक वाक्य लिया है जिसमें पहले हम सभी जानते हैं लड़का क्या है, बताइएगा। हम सभी जानते हैं लड़का पद क्या है, संज्ञा पद है, और वह क्या है, सर्वनाम है। मोटा क्या है, क्रिया है। और जाता है क्या है, हम सभी जानते हैं, ये हिंदी में आपसे कोई पूछे कि जाता है क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि ये क्रियापद है। ये यहां पर मोटा जो है वो विशेषण है। तो लड़का संज्ञा पद है, वह जो है वो सर्वनाम है, मोटा विशेषण है और जाता है क्रियापद है। हम अभी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं कि इससे हम सीखेंगे क्या। हमें यह सीखना है, जैसा कि मैंने कहा, याद कीजिएगा अभी जो हमने पहले बात करी कि हमारी भाषा का जो दूसरा पक्ष है, हिंदी व्याकरण का दूसरा पक्ष क्या था, बोलिए, शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष। उसी शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष का हमने एक नाम दिया था शब्द व्याख्यात्मक पक्ष। और शब्द व्याख्यात्मक पक्ष के फिर हमने जो है पुनः 3 भाग किए थे। कौन कौन से किए थे? कि विकारी कौन कौन से थे, कि संज्ञा सर्वनाम ये, अविकारी कौन से थे, कि ये, विकारक कौन से थे, ये। और अब हम इससे अभी क्या सीखने जा रहे हैं, आगे वाला जो हमारा भाग है उसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूं। हम आपको संज्ञा नहीं पढ़ा रहे, हम आपको ये सिखा रहे हैं इस सत्र में कि भाई संज्ञा के विकारक कौन कौन से हैं, सर्वनाम के विकारक कौन कौन से हैं, विशेषण के कौन से हैं और क्रिया के कौन से हैं। तो ये देखिएगा, हमने एक वाक्य लिया कि लड़का वह मोटा जाता है। इसमें लड़का संज्ञा है, वह सर्वनाम है, विशेषण मोटा विशेषण है और जाता है क्रिया है। अब देखिएगा, एक टेबल मेरे साथ आप लोग बनाइएगा। एक बार हम यहां पर ऊपर लिखिएगा विकारी और यहां पर लिखिएगा विकारक। ये है विकारी पद। तो विकारी पदों का जो क्रम है वह क्या है, हम सभी जानते हैं। पहला जो है वो संज्ञा है, फिर दूसरा जो है वो सर्वनाम है, तीसरा जो है वो विशेषण है और चौथा लिख लीजिएगा क्रिया। अब इस तरह से मेरे साथ आप लोग टेबल बना लें। तो ये जो इस लाइन में जो आप देख रहे हैं एरो के नीचे, ये विकारी पद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी हो गए। और ये विकारक कौन कौन से हैं? तो विकारक हमने अभी समझा था, वहां पर आप लोग बोलिए कौन कौन से हैं। लिंग है, लिंग विकारक हैं, वचन विकारक हैं, कारक विकारक है, काल विकारक है,
वाच्य विकारक है और पुरुष भी विकारक है। मित्रों, इस टेबल को जो समझ लेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चीज को जो समझ लेगा वह विद्यार्थी हिंदी भाषा का जो शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष है उसमें कभी भी डिफीट नहीं खाएगा, कभी भी मात नहीं खाएगा, ऐसा मेरा मानना है। देखिएगा, इधर हमने लिखा, एक हमने वाक्य लिया था, लड़का वह मोटा जाता है। इसमें पहले मैंने आपको ये बता दिया कि लड़का क्या है, वह क्या है, मोटा क्या है, जाता क्या है और है क्या है। अब इसमें आप देखिएगा, हमने इधर आपको एक विकारी शब्दों की सूची दी कि विकारी शब्द संज्ञा है, फिर सर्वनाम है, फिर विशेषण है और फिर क्रिया है। ये जो है इधर वाले, ये जो है यहां से लेकर के यहां तक जो कि आप देख पा रहे हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष, ये जो 6 चीजें हैं ये विकारक है। विकारक का अर्थ मैं पहले समझा चुका हूं, बोलिए क्या है? जो विकारियों में विकार उत्पन्न करे। तो और प्रश्न, हमें कैसे प्रश्नों का सामना करना है परीक्षा में कि संज्ञा के विकारक तत्व कौन से हैं, कौन से नहीं है, सर्वनाम के कौन से हैं, कौन से नहीं है, विशेषण के कौन से हैं, कौन से नहीं है, क्रिया के कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो देखिए, अब यहां पर इस बात को टेस्ट करने के लिए हमने एक टेबल बना दी। अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि संज्ञा के कौन से हैं, सर्वनाम के कौन से हैं, विशेषण के, क्रिया के कौन कौन से विकारक है। एक वाक्य था, लड़का वह मोटा जाता है। अब मैंने कहा कि लड़का क्या है? संज्ञा पद। अब यदि मैं आपसे यह पूछूं कि लड़का जो है वह संज्ञा पद है, तो इस संज्ञा में क्या लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है क्या? तो हम सभी जानते हैं क्या रूपांतरण होता है संज्ञा में लिंग के अनुसार। जैसे लड़का था तो लिंग के अनुसार क्या हुआ? लिंग के अनुसार जो रूपांतरण हुआ वह क्या हुआ मित्रों? लड़का से क्या बना? लड़की बना। इसका मतलब यह हमने देख लिया कि भाई संज्ञा जो पद है उसमें लिंग के अनुसार रूपांतरण जरूर होता है। क्या वचन के अनुसार संज्ञा शब्द में विकार होता है क्या? तो इसके लिए हमने टेस्ट करने के लिए एक वाक्य ऊपर लिख दिया कि लड़का वह मोटा जाता है। लड़का फिर कह रहा हूं संज्ञा है। हमने ये देखा कि संज्ञा विकारी है और लिंग उसका विकारक है। ये हमने देखा कैसे? लड़का से लड़की। हम जानते हैं चाचा से क्या बनता है? चाची। घोड़ा से क्या बनता है? घोड़ी। अश्व से क्या बनता है? अश्वा। इसी तरह से जितने भी शब्द हैं जो संज्ञा शब्द हैं उसमें लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है। अब यहां पर इस बात को आप ये मत सोचिएगा कि जितने भी दुनिया में संज्ञा है, ये हमारा पूरा संसार संज्ञाओं से निर्मित है मित्रों। तो क्या ये पूरा का पूरा जो संज्ञा जितने भी हैं हमारे संसार में, क्या सभी संज्ञाएं लिंग के अनुसार बदल जाती है क्या? हम विस्तार से बात करेंगे आगे वाले सत्र में जब मैं आपको संज्ञा विशेष पढ़ाऊंगा। लेकिन यह ध्यान रखें कि हां, 99% संज्ञाएं लिंग के अनुसार बदल जाती है। लेकिन बहुत सारी संज्ञाएं ऐसी हैं जो लिंग के अनुसार नहीं बदलती। जैसे पर्वत का जो स्त्रीलिंग जो है वो पर्वती नहीं होता है ना। हम सभी जानते हैं कबूतर का स्त्रीलिंग कबूतरी नहीं होता है ना। तो इस तरह से ध्यान रखें, लिंग के अनुसार संज्ञा बदलती है। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम अधिकतम संज्ञाएं ऐसी हैं जिसमें लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखें, परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञा का लिंग क्या संज्ञा का विकारक तत्व है, तो बिल्कुल आपको कहना है कि बिल्कुल है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा विकारी है तो वचन उसका क्या विकारक हो सकता है क्या? सीधी सीधी बात यह है कि संज्ञा में क्या वचन के अनुसार रूपांतरण होता है क्या? तो बिल्कुल आप लोग सोचिए क्या होता है क्या? वचन का मतलब क्या है? जैसे लिंग का अर्थ है पहचान, वचन कहते हैं संख्या को, और हम संज्ञाओं की संख्याओं को बताने के लिए वचन का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई हमें संशय नहीं है। कैसे? देखिए, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत जो थी, संस्कृत और प्राकृत अपभ्रंश तक जो भाषाएं जो चली, उसके अंदर हम जानते हैं 3 लिंगों के 3 वचन की अवधारणा थी। 3 ही जो है लिंग थे वहां पर। लेकिन हिंदी में आते आते यहां पर द्विवचन हो गया, 2 वचन है और 2 ही लिंग है। तो यहां पर देखिएगा संज्ञा में क्या वचन के अनुसार विकार होता है क्या? तो मैंने कहा जैसा होता है। कैसे? लड़का संज्ञा थी, इसका ये लड़का शब्द बोलने से ये खुद कह रहा है कि मैं एक ही हूं। देखिए हमारी भाषा की वैज्ञानिकता है ये लड़का खुद कह रहा है कि मैं एक ही हूं। और लड़का की जगह हमें यदि बहुवचन बनाना है तो एक जो है संशयात्मक बहुवचन तो होता है लड़के। मैंने एक शब्द प्रयोग किया है अभी यहां पर संशयात्मक, ध्यान रखिएगा कैसे क्यों बताऊंगा। लेकिन स्पष्ट बहुवचन लड़का का स्पष्ट बहुवचन बनाना है तो क्या बनेगा बोलो? लड़कों। तो मित्रों इसी तरह से देखिएगा, अब मैंने कहा कि यह संशयात्मक
वचन बहुवचन, लड़का शब्द का संशयात्मक बहुवचन लड़के हैं। संशयात्मक क्यों बोला मैंने इसलिए कहा कि देखिए लड़के जो शब्द हैं वह, यदि आपसे कोई पूछे कि लड़का शब्द क्या है तो एक वचन, तो बहुवचन क्या होगा इसका, तो लड़के। नहीं, ये गलत है। बहुवचन लड़के होता है इसमें, हां होता है, लेकिन लड़के बहुवचन ही होता है ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यद्यपि पुस्तकों में लिखा होता है कि जो शब्द आकारांत होते हैं एक वचन में, उसका यदि हमें बहुवचन बनाना है तो उसमें आ को ए कर दीजिएगा, है ना। तो आ, लड़का में आ था, उसको हमने ए कर दिया, लेकिन ये नियम यहां पर जो है फेल हो गया, असफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लड़का से लड़के जो है बहुवचन बनता है, लेकिन बहुवचन ही बनता है ऐसा नहीं। कैसे? यदि मैंने आपको कहा कि ए लड़के इधर आओ, तो यहां पर लड़के आने वाला तो एक ही है, ए लड़के इधर आओ, तो यहां पर लड़के शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये बहुवचन नहीं है। इसी प्रकार एक पिता जो है अपने पुत्र से कहता है या अपनी पत्नी से कहता है कि इस लड़के को ये पुस्तक दे दो, इस लड़के को, याद कीजिएगा। तो ये जो लड़के जो शब्द आ रहा है यहां पर, ये जो है ये एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन लड़कों जो शब्द है ये कभी एक वचन में प्रयुक्त नहीं हो सकता। लिख लीजिएगा, ये सदैव बहुवचन प्रयुक्त होता है। इसलिए लड़का शब्द जो है इसका स्पष्ट बहुवचन क्या बना? लड़कों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संज्ञा में वचन के अनुसार भी रूपांतरण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आगे चलिएगा। इसी प्रकार से आप जो हैं, हम आगे अनेक सारे बहुत सारे उदाहरण लेंगे। चूंकि इस कक्षा का मतलब केवल यह है कि इसके कौन कौन से विकारक हैं ये बताना, बाकी जब हम विशेष बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार घोड़ा शब्द है, घोड़ा से घोड़ू होगा, स्पष्ट बहुवचन घोड़ू होगा, लेकिन जो एक वचन और बहुवचन जहां पर संशय होता है, घोड़े को घास खिलाओ, तो यहां पर एक ही है घोड़ा। नोट कीजिए, घोड़े को घास खिलाओ। अब आपसे कोई पूछे कि घोड़ा का बहुवचन क्या है, कि घोड़े ही होता है, ध्यान रखिएगा, निपात ये ही होता है, ये नहीं। हां, बहुवचन घोड़े होता है, लेकिन फिर हमें संदर्भ से पता चलेगा कि घोड़े जो शब्द है वो एक वचन में भी आ सकता है और बहुवचन में भी आ सकता है। घोड़े को खास घास खिलाओ, इसमें घोड़े जो शब्द है वह एक वचन भी हो सकता है, एक वचन भी क्या, एक वचन ही है। और घोड़े आ रहे हैं तो वहां पर बहुवचन है, लेकिन घोड़ों को घास खिलाओ यहां पर यह निश्चय है कि यह शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार से संज्ञा शब्द जो है विकारी है, उसका लिंग और वचन विकारक है। क्या संज्ञा का कारक भी क्या विकारक होता है क्या? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, संज्ञा शब्द जो है वो कारक के अनुसार बदलते हैं, क्योंकि कारकीय रूप रचना होती संज्ञाओं की है। कैसे? हमने कहा लड़का करता है, लड़का लड़के ने, लड़के को, लड़के से के द्वारा, लड़के के लिए, लड़के से, लड़के का, के, की, लड़के में, पे, पर, और हे लड़के। ये जो मैंने अभी आपने देखा कि ये जो हम चिन्ह यूज कर रहे हैं, चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, किसका? में का प्रयोग कर रहे हैं, ने का कर रहे हैं, के लिए कर रहे हैं, से कर रहे हैं, लड़के का आगे, ये कारक ही तो है। इसका मतलब संज्ञा शब्दों में कारक के अनुसार रूपांतरण होता है। नोट कर लीजिएगा, संज्ञा शब्दों में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार रूपांतरण होता है। तो अब हमें आगे सीखना है कि क्या संज्ञा शब्दों में काल के अनुसार भी रूपांतरण होता है क्या? तो काल के अनुसार रूपांतरण संज्ञा शब्दों में नहीं होता है। आप कहीं ये मत सोच लीजिएगा कि काल के अनुसार रूपांतरण हम यूं कर लें कि मैं लड़का था, लड़का हूं, लड़का रहूंगा, ऐसा नहीं है। ये हूं, था, रहूंगा, ये क्रिया का काल है, लड़का नहीं बदल रहा है काल के अनुसार, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काल के अनुसार संज्ञा में विकार उत्पन्न नहीं होता। मित्रों फिर से नोट करें, काल के अनुसार संज्ञा में विकार उत्पन्न नहीं होता, तो ये काल जो है संज्ञा का विकारक नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से जो है संज्ञा का विकारी वाच्य है क्या? तो वाच्य का संबंध संज्ञा से नहीं है, क्रिया से है। पुरुष का संबंध भी संज्ञा से नहीं है, क्रिया से है। तो याद रखें, संज्ञा के तीन विकारी तत्व हो गए। कौन कौन से होंगे? लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। अब इस प्रश्न को आप यदि आएंगे तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस, कर सकते हैं आप लोग। यदि आपसे कोई पूछे कि संज्ञा के विकारक तत्व कौन से हैं, तो है पूछ रहा है, तो यदि आपने 4 ऑप्शन दिया और काल, वाच्य, पुरुष के साथ में कारक दिया तो कारक है। नहीं पूछ रहा है तो आप प्रश्न की प्रकृति समझते हुए आपको उत्तर करना है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे कि क्या काल संज्ञा का विकारक तत्व है,
तो अब जो है आप गिनकर जीवन में गांठ मान लीजिएगा कि काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार संज्ञा कभी भी नहीं बदलती। अब आगे चलिएगा, क्या सर्वनाम शब्द जो है वह लिंग के अनुसार बदलता है कि नहीं बदलता? अभी अभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए इससे संबंधित। तो सर्वनाम शब्द जो है वो लिंग के अनुसार बदलता है, हां या ना? यह बात हमें जाननी चाहिए मित्रों। सर्वनाम शब्द जो है वह कभी भी लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि संज्ञा बदल रहा है तो सर्वनाम क्यों नहीं बदलता? लेकिन हां, यह सत्य है कि सर्वनाम शब्द कभी भी लिंग के अनुसार नहीं बदलता। कैसे? जैसे हम सर्वनाम कौन कौन से हैं? 11 सर्वनाम मूल सर्वनाम है, जब हम विस्तार से बात करेंगे उसके बारे में, उस दिन हम बात करेंगे। हम सभी जानते हैं, मैं है, तू है, आप है, यह है, वह है, कोई है, कुछ है, कौन, क्या, जो, सो। हालांकि इसमें आप निजवाचक में भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, वो आगे की बातें हैं, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन ये 11 जो सर्वनाम है, इन 11 सर्वनाम, इन 11 सर्वनामों में कोई भी सर्वनाम कर्ता कारक में, ध्यान रखिएगा, आजकल जो बड़ी परीक्षाएं होती है उसमें बड़े सूक्ष्म चीज पूछी जाती है। कर्ता कारक में ये लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, कर्म में भी नहीं होते, करण में भी नहीं होते, संप्रदान में भी नहीं होते, अपादान में भी नहीं होते, अधिकरण में भी नहीं होते। तो क्या रह गया? संबंध में। सर्वनाम शब्दों का केवल संबंध कारकीय जो रूप है वह जो है लिंग के अनुसार रूपांतरित हो जाता है। कैसे? हालांकि वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कहा, उसका, उसकी, कितना, कितनी, जितना, जितनी, तितना, तितनी। तो ये जो शब्द है कुल मिलाकर के आपको यदि कहे कि सर्वनाम शब्द जो है लिंग के अनुसार बदलते हैं क्या, तो बिल्कुल आप अट जाइएगा कि नहीं बदलते। वो जो संबंध कारक है, हां, जब विशेष रूप से यदि आपसे पूछे क्या सर्वनाम शब्दों का संबंध कारक ये रूप, फिर से बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा, क्या सर्वनाम शब्दों का संबंध कारकीय रूप लिंग के अनुसार बदलता है कि नहीं बदलता है, तो आपको वहां पर बदलना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी, बोलिए, भैंस। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी शब्द जो है स्त्रीलिंग आया क्योंकि लाठी था, जिसकी लाठी, लाठी स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग। हालांकि मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, लेकिन फिर भी केवल जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी आई है, तो यहां पर संदर्भ नहीं है, वाक्य अपूर्ण है। तथापि आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम शब्दों का संबंध कारक रूप लिंग के अनुसार जरूर रूपांतरित हो जाता है। लेकिन यदि परीक्षा में आए कि सर्वनाम शब्द लिंग के अनुसार बदलते हैं तो बहुमत किसका हुआ? नहीं बदलने का। इसलिए हमें नहीं बदलना है। क्या सर्वनाम शब्द वचन के अनुसार बदलते हैं, हां या ना? जैसे मैं इसमें बात कर रहा था कि जैसे इसमें लड़का के साथ में आगे शब्द क्या था, बोलो, वह है। तो वह आ रहा है, वह आ रही है, लिंग के अनुसार नहीं बदला। वह मेरे पिताजी हैं, वह नहीं बदल रहा है। वह मेरी माताजी है, तो वह नहीं बदल रहा है, तो लिंग के अनुसार तो नहीं बदलता। खैर, यह बात आपको ठीक ढंग से समझ में आ गई होगी कि सर्वनाम जो है लिंग के अनुसार रूपांतरित नहीं होता, यानी कि लिंग का कोई भी प्रभाव सर्वनाम पर नहीं पड़ता। लिंग निरपेक्ष है, ये लिंग की अपेक्षा नहीं होती। कोई भी लिंग हो, हमारे 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का आएगा तब भी वह का प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग का आएगा तब भी वह का प्रयोग हो रहा है। अब देखिएगा, सर्वनाम शब्द क्या वचन के अनुसार रूपांतरित होते हैं या नहीं होते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, आप सभी जानते हैं। चूंकि मैं यहां पर किसी एक परीक्षा का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये जो आप जो सारणी जो देख रहे हैं, इस सारणी से मित्रों 3-3, 4-4 प्रश्न एक एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सर्वनाम शब्द जो है क्या वचन के अनुसार बदलता है, हां या ना? तो सर्वनाम शब्द वचन के अनुसार बिल्कुल बदलता है। कैसे बदलता है, आइए बात करते हैं। ये जो लड़का के साथ में हमने कहा कि वह, मैंने आपको पहले बता दिया था आरंभ में कि वह क्या है, लिखा हुआ देख रहे हैं आप, वह सर्वनाम है। तो वह क्या है कि यहां पर आपसे कोई पूछे कि वह क्या है, तो एक वचन है, हम सभी जानते हैं। और इसका बहुवचन क्या होगा कि वे। तो ये वचन के अनुसार बदल रहा है, तो ये वे क्या हो गया, इसका बहुवचन रूप हो गया। इसी प्रकार से मैं का बहुवचन हम होता है, यद्यपि हम स्पष्ट बहुवचन नहीं है, हम लोग स्पष्ट बहुवचन होगा। मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा जिस वक्त सर्वनाम पढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वह जा रहा है तो एक है, और वे जा
रहे हैं, तो वहां पर वह की जगह मैंने क्या प्रयोग किया, वे किया। तो मित्रों इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि जो है सर्वनाम वचन के अनुसार बदलता है। मैं का हम, अभी जो हम सब में सामान्य बात कर रहा हूं, ये फिर ध्यान रखिएगा, मैं आज की कक्षा में किसी एक बिंदु को लेकर के बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग सभी ध्यान रखें, आज हमें यह समझना है कि आखिर हिंदी व्याकरण होती क्या है, हिंदी व्याकरण में कौन कौन सी चीजें हैं और किस प्रकार से हिंदी व्याकरण को हमें समझना चाहिए। तो हमने जैसा कि पहले व्युत्पत्ति पक्ष समझा, फिर हमने विश्लेषण पक्ष समझा, विश्लेषण के 3 भाग हमने सीखे, विकारी, अविकारी और विकारक। और उसके बाद में अब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि जो विकारी हैं उनके कौन कौन से विकारक हैं। तो जैसा कि हमने संज्ञा का सीखा, सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलता, वचन के अनुसार बदलता है, वह का वे, मैं का हम, किस का किन, उसका उन, इस प्रकार से सारे के सारे जो हम सभी जानते हैं कि कारक जो है उसका एक वचन रूप भी होता है, बहुवचन रूप भी होता है। विस्तार से हम बाद में बात कर लेंगे। क्या सर्वनाम शब्द जो है कारक के अनुसार बदलता है, हां या ना? तो मित्रों कारक के अनुसार सर्वनाम बदलते हैं। हम सभी जानते हैं सर्वनाम शब्दों की कारकीय रूप रचना क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण आज की क्लास में और बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि यह बात यहां से प्रश्न बहुत आते हैं। अब उनको हमें विस्तार से सीखने के लिए सर्वनाम तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर यह सिखा देता हूं ताकि आप लोग जो है बोल मिठू राम वाली प्रवृत्ति आप में नहीं आ जाए कि मिठू को राम सिखा दिया जाता है बार बार अभ्यास से। लेकिन मैं ये चाहता हूं मित्रों कि हमारा जो ये उत्कर्ष की जितनी भी क्लासेस जो है उसमें हमें किसी भी रूप में आप रटा नहीं मारें, एक कुछ मौलिकता, हम किस प्रकार से व्याकरण को सीख सकते हैं, हमारा एकमात्र यही उद्देश्य है। हमारी साधना तब सफल होगी जब आप लोग अपने इन चीजों को जो रटने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि याद करने का विलोम भूलना होता है लेकिन सीखने का कोई विलोम आज तक नहीं बना। तो मैं उम्मीद आपसे ये करता हूं कि हिंदी व्याकरण को आप जीइएगा, सीखिएगा, क्योंकि आप किसी विकल्पात्मक पुस्तक को पढ़ करके और किसी बहुत अच्छी परीक्षा को पास नहीं कर सकते, ये आप सभी जानते हैं। तो मित्रों सर्वनाम शब्द की मैं बात कर रहा था, क्या सर्वनाम शब्द कारक के अनुसार बदलता है? तो मैंने यहां पर टिक कर दिया है, इसका मतलब सर्वनाम शब्द कारक के अनुसार बदलते हैं। अब आपको कैसे बदलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने एक कहा कि भाई मूल सर्वनाम था यह, मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मैंने अभी कहा सर्वनाम के दिन हम बात करेंगे, लेकिन आज केवल इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, यह जैसे सर्वनाम है। अब इस यह सर्वनाम का पहले हमें कारकीय रूपांतरण करना पड़ेगा। जब हम कारकीय रूप रचना करेंगे मित्रों, तब यह जो है वह बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। किस में होगा बोलो? इसमें होगा, हम सभी जानते हैं। और वह किस में होता है? वह किस में रूपांतरण होता है? उसमें होता है। यह इसमें होता है, यह का रूपांतरण इसमें होगा, वह का कारकीय रूपांतरण जो है वह उस होगा। आप लोग दो नोट कर लें। अब हमें यह सीखना है कारक कितने होते हैं, कि कारक 8 होते हैं। देखिए हमें कहीं भी संदेह करने की जरूरत नहीं है, हालांकि कारक का अलग विषय है, उस दिन हम बात करेंगे। लेकिन कई बार जब हम ये देखते हैं कि हिंदी में कई स्थलों पर विप्रतिपत्ति है, मानी संशय है, कुछ लोग ये कह देते हैं कि कारक 7 है। नहीं, संस्कृत में कारक 6 हैं, विभक्तियां 7 हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन हिंदी में कारक भी 8 है और विभक्तियां भी 8 है। यदि प्रश्न आ जाए तो ये आप ध्यान रखें। तो कारक हम जानते हैं 8 है। उसके बारे में देखिए, हम जानते हैं कर्ता का चिन्ह कर्ता है, फिर कर्म है, फिर करण है, फिर संप्रदान है, फिर अपादान है, फिर संबंध है, फिर अधिकरण है और फिर संबोधन। एक और महत्वपूर्ण बात नोट कीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, बहुत बार नोट कर लीजिएगा। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक में रूप नहीं चलता। मानी कि सर्वनाम शब्द कारक के अनुसार रूपांतरित होते हैं। याद रखें, सर्वनाम शब्द कारक के अनुसार रूपांतरित होते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों का संबोधन, सर्वनाम शब्दों का कभी भी संबोधन नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको कहा कि यह जो है उसका पहले रूपांतरण किस में हुआ बोलिएगा? इसमें हुआ। वह का किस में हुआ? उसमें हुआ। लेकिन इनका 7 विभक्तियों 7 अधिकरण कारक तक होगा, सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? हम ऐसे नहीं कह सकते हे इस लड़के,
ओ वह लड़के, ऐसा नहीं कह सकता। हे राम कह सकते हैं, ओ राम कह सकते हैं, आहा राम कह सकते हैं, लेकिन आहा वह ऐसा नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या हुआ, सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं होता। उम्मीद करता हूं कि ये देखिए, हम जीवन में एक एक दिन यदि एक एक बात सीखते जाएं तो बहुत बड़ा हमारा ज्ञान का जो है संग्रह हमारे पास हो जाता है। मित्रों, ये मनुष्य के पास ही केवल और केवल ये शायद एक सुहावना, एक सौगात है, सुहावनी सौगात है ईश्वर ने दी है कि हम हमारा अपना आप को अपडेट करते रहें। तो इसको आप सीख लें कि सर्वनाम शब्दों में कभी भी संबोधन नहीं होता। अब देखिएगा, यह का मैंने आपको पहले बता दिया कि यह का जो रूपांतरण होगा वो किस में होगा, इसमें होगा। वह का रूपांतरण जो होगा वो किस में होगा, उसमें होगा। अब देखिएगा, इसमें हम एक लिख देते हैं एक वचन और एक जगह लिख देते हैं बहुवचन। अब मैं यहां पर पूरा वो नहीं लिख रहा हूं, आप लोग सीख लें। एक का मतलब कर्ता है, इसका मतलब कर्म है, इसका मतलब कर्म है। दो का मतलब, इसका मतलब करण है, वो सब जानते हैं आप, संप्रदान अपादान, हम कारक के बारे में बात कर लेंगे तब करेंगे। अब देखिएगा, एक टेबल यहां पर बना लेते हैं छोटी सी, और संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं। विस्तार से आप इस बात को विस्तार से समझने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। सर्वनाम शब्दों का जो हमारा विशेष भाग होगा उसके अंदर आप इस बात को सीखेंगे। यहां पर देखिएगा, कर्ता कारक, पहला एक नंबर का मतलब कर्ता है, ये कर्म है, आप जानते हैं। तो यहां पर यह का मैंने इसमें बनाया, यहां पर कैसे रूप चलता है बोलिएगा, इसने, यहां पर कैसे चलेगा, इसने हुआ, यहां पर दो रूप बनेंगे इसके, इसे, इसको, ये साथ साथ में लिखते जाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, इससे और या फिर इसके द्वारा। यहां पर देखिएगा, इसके लिए, यहां पर इससे मानी अलग होने के योग में, हम सभी जानते हैं अपादान है पांचवा। यहां पर मित्रों तीन चिन्ह होते हैं, इसका भी होता है, मैंने जैसा कि बताया था लिंग सापेक्ष है ये, इसकी भी होता है और इसके होता है। और यहां पर क्या होगा, इसमें होगा, इस पे भी हो सकता है और इस पे भरोसा नहीं, इस पर भरोसा नहीं। तो देखिएगा, ये एक जो यह था ना, इसका एक वचन में कितना कुनबा बना। हुई वही बात कि एक 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 व्यक्ति है, उसका कितना बड़ा वंश हो जाता है। और कुछ लोगों से जब ये कहते हैं कि भाई हिंदी में शब्दों के रूप चलते कि नहीं चलते, नहीं जी, शब्द रूप तो संस्कृत में होते हैं। अरे मित्रों, हिंदी जो है, हिंदी से ज्यादा वैज्ञानिकता, भाई संस्कृत की तो क्योंकि जननी भाषा है, लेकिन हिंदी की जो वैज्ञानिकता है, समकालीन जितनी भी भाषाएं हैं उनमें हिंदी की सर्वाधिक सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिकता है। इसमें एक चीज भी इधर उधर नहीं हो सकती। तो यहां पर देखिएगा, ये यह था, ये पैदा यह के रूप में हुआ, फिर इसका इसके रूप में जो है नामकरण कर दिया गया। फिर हमने इस एक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मानी एक यह से एक वचन में कारक के अनुसार कितना रूपांतरण हो गया, 14 रूपांतरण हो गए। उसी प्रकार से तो ये देखिएगा, अब यहां पर देखिए एक वचन इसने हुआ, तो बहुवचन क्या होगा इसका, इन्हें और इन्होंने। कई बार परीक्षा में ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये पूछ ली जाती है कि ये जो बिंदु है ये हों पे लगेगा न पे लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको सभी शब्दों के बारे में एक ही बार में संशय समाप्त कर देता हूं। मित्रों देखिए, कर्ता में हमेशा कर्ता के साथ में जो चिन्ह होता है कर्ता कारक का, वो हम सभी जानते हैं क्या होता है, ने होता है। ये ने नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कैसे लिखोगे, उ न, ये हों पे बिंदु आएगा, अनुस्वार जिसको बोलते हैं, और फिर न पे नहीं आएगा। बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी बनाती है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में बहुत बड़ी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा भी तो है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इन्हें, इन्होंने, और यहां पर क्या होगा, जैसा कि अपन ने पहले लिखा था इन्हें, और यहां पर क्या होगा, इनको। और इसी प्रकार से यहां पर क्या होगा, इनसे या इनके द्वारा। यहां पर क्या होगा, इनके लिए
यहां पर क्या होगा, इनसे पृथक होकर। अब मैं ये कह रहा था कि यहां भी इनसे आ रहा है, यहां भी इनसे आ रहा है, ये से है, तो यहां पर हमें ये कैसे पहचानना है वो हम आगे बात करेंगे, क्योंकि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण में भी से का चिन्ह आता है और अपादान में भी से का चिन्ह आता है, लेकिन दोनों का प्रयोजन और संदर्भ अलग अलग होता है, हमें यह ध्यान रखना है। तो इनसे होगा, फिर इस तरह से क्या होगा, बोलो इनका होगा, फिर क्या होगा, इनकी होगा, और फिर क्या होगा, इनके होगा। और यहां पर कहने की आवश्यकता ही नहीं है, इनमें, इनमें, इन पे और इन पर। अब देखिएगा, केवल एक शब्द, एक सर्वनाम था, इस एक सर्वनाम का कितना बड़ा परिवार हो गया। यह से क्या बना, एक वचन में इतने 14 रूप बने, बहुवचन में भी 14 बने। माने कि यह जो था वह दादाजी था, इस जो था वो इसका पुत्र था, और यह रूपी दादा के जो पौत्र हुए वो कितने हो गए, 28 हो गए। यह है हमारी सर्वनाम शब्द की शक्ति। भाषा में प्रत्येक अंग एक निश्चित रूप से एक उनका निश्चित संयोजन है, हमें यह सीखना पड़ेगा। इसमें आप एक बिंदु भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसी प्रकार मैंने कहा, आप सभी सर्वनामों का रूप इस तालिका से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यह का जैसे इस बना, वह का क्या बना, बोलो उस बना, आप सभी जानते हैं। अब मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने जहां जहां पर इसने लिखा है, आप सभी लोग बोलेंगे, बोलो क्या है। पहला आपसे पूछे कि भाई उसने का पद परिचय क्या है, तो उसने का पद परिचय क्या है, मूल सर्वनाम क्या है, वह, और ये उसने क्या है, कर्ता कारक का एक वचन है। तो जैसे इसने था, आप ई की जगह ऊ कर दीजिएगा, तो इसने की जगह हमने क्या कर दिया, उसने कर दिया। इसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर इसे था, तो यहां पर वह से उसको जोड़ दो, तो उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए। बहुत सिंपल है ये, एक इस टेबल को याद कर लो। आप जीवन में कभी भी सर्वनाम शब्द का कारकीय रूप रचना नहीं भूल सकते। एक बार फिर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करें। वह का उस बना, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके, उसमें और उस पर। ये इसका एक वचन हो गया। जैसे इसका बहुवचन इन्हें था, तो उसका उन्हें हो जाएगा। इसका दूसरा, ये वैकल्पिक रूप है, इन्हें और इन्होंने, ये दोनों कर्ता कारक का रूप है, इसको वैकल्पिक बोलते हैं। मानी ये हमारी इच्छा पे निर्भर है कि हम इन्हें का प्रयोग करते हैं। इन्हें बुलाओ और इन्होंने, है ना, तो ये इस तरह से ध्यान रखिएगा, इन्होंने, इन्हें, इनको, तो इसी तरह से उन्हें, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके, उनमें, उन पे और उन पर। मित्रों, इसी प्रकार से आप किसी भी, जैसे कौन सर्वनाम है, इस कौन सर्वनाम का, कौन सर्वनाम जो है उसका कारकीय रूपांतरण पहले क्या होगा, किस होगा, और फिर आप इसे मिलाली टेबल से आप जो याद कर सकते हैं, किसने, किसे, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किससे, किसका, किसकी, किसके, किसमें, किस पे, किस पर। इसी प्रकार से किन्हें, किन्होंने, किन्हें, किनको, किनसे, किनके द्वारा, किनके लिए, किन से अलग होकर के, किनका, किनकी, किनके, और किन में, किन पे, किन पर। बहुत सरल है। इसी प्रकार से मैं जो है उसका कैसे बनाओगे, मैंने, मुझे, मुझको। याद रखिएगा कि मेरे को शब्द अशुद्ध होता है, मेरे को कोई शब्द नहीं होता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि मेरे को पुस्तक चाहिए। यह वाक्य आपसे कोई कहे कि मेरे को पुस्तक चाहिए, इस वाक्य में कैसी अशुद्धि है, तो यह कारकीय अशुद्धि है। क्या होना चाहिए था, मैं का कर्म कारक में रूप होना चाहिए था, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझके द्वारा नहीं होता, फिर मेरे द्वारा होगा। लेकिन यहां पर मुझ के लिए नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, मेरे लिए होगा। यहां पर मेरे से नहीं होगा, गलत होगा, मुझसे, मुझसे मिलके गया है, मुझसे ये गलती हुई, यह सही शब्द है, और मेरे से ये गलती हुई, यह गलत है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार मैं, यहां पर मुझका, मुझकी, मुझके नहीं कीजिएगा। यहां पर मैं का संबंध कार्य के रूप होता है, मेरा, मेरी, मेरे, जो कि हम सर्वनाम शब्दों में और पढ़ेंगे। मुझ में, मुझ पर, मुझ पे। यहां पर मेरे में ये कमी है, ये वाक्य गलत है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना कि सर्वनाम शब्द जो है वो कारक के अनुसार रूपांतरित होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं
और आप सभी लोग शायद आपसे लग रहा है मुझे कि अब आप जीवन में कभी यह नहीं भूलने वाले कि सर्वनाम शब्दों में कारक के अनुसार रूपांतरण कैसे होता है, क्यों होता है, कहां पर नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, संबोधन में सर्वनाम शब्दों का रूप कारक के अनुसार नहीं बदलता। अब क्या सर्वनाम शब्दों में काल होता है क्या? तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दीजिएगा, कतई नहीं होता। काल सर्वनाम शब्दों में नहीं होता। देखिए, क्योंकि सर्वनाम शब्द का काल नहीं होगा। और क्या वाच्य होता है क्या? तो सर्वनाम शब्दों का वाच्य भी नहीं होता। पुरुष होता है क्या? तो पुरुष भी सर्वनाम शब्द, हाँ, पुरुष सर्वनाम शब्दों में जो है हमें ध्यान रखना है, वो जो पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष है ना, तो यहां पर पुरुष के अनुसार इसमें रूपांतरण हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यद्यपि ये जो है, ये वाच्य और पुरुष दोनों का जो संबंध है वो क्रिया से जुड़ा है, लेकिन यदि आपसे पूछे कि सर्वनाम शब्दों में क्या पुरुष होता है क्या, रूपांतरण की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुष के अनुसार रूपांतरण नहीं होता। लेकिन सर्वनाम शब्दों में पुरुष होता है क्या? रूपांतरण नहीं होता, लेकिन पुरुष होता है। कैसे? क्योंकि जो पुरुषवाचक सर्वनाम नाम है और उस पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर भेद होते हैं। तो मेरी बात को फिर से नोट कीजिएगा, सर्वनाम शब्दों में पुरुष के अनुसार रूपांतरण नहीं होता। वह क्रिया जिस रूप से होगी उसके अनुसार वो फिर मुझसे, मेरे से इस तरह से प्रयोग होगा। लेकिन सर्वनाम शब्दों में पुरुषों का भेद होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हम जानते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। विशेषण, अब ये बात हो गई, तो ये ध्यान रखें, सर्वनाम शब्दों का जो विकारक है वो कौन कौन सा है? वचन और कारक, ये विकारक है। सर्वनाम शब्द लिंग के अनुसार, काल, वाच्य, पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। अब आपको इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए मैं तीसरा विकारी लेता हूं, विशेषण। मित्रों, फिर से हमें इस वाक्य की तरफ लौटना पड़ेगा। लड़का वह मोटा जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें मोटा क्या चीज है कि विशेषण है। अब मुझे यह बताइए कि क्या विशेषण शब्द, यदि आपसे मैं पूछूं कि विशेषण शब्द जो है लिंग के अनुसार रूपांतरित होते हैं, हां या ना, तो सभी का उत्तर हंसते हुए यही होना चाहिए कि हां, विशेषण शब्द जो है वह लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कैसे होते हैं? मोटा शब्द पुल्लिंग है और मोटी शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए परीक्षा में यदि आपसे कोई पूछे कि भाई विशेषण शब्द जो है वो लिंग के अनुसार रूपांतरित होते हैं कि नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से विशेषण शब्द लिंग के अनुसार रूपांतरित होते हैं। विशेषण क्या वचन, जैसे मोटा से, कैसे एक उदाहरण हमने ले लिया, मोटा शब्द था, पुल्लिंग था और स्त्रीलिंग में मोटा लड़का जा रहा है, मोटी लड़की जा रही है, तो मोटा मोटी, छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, है ना। इस तरह से बहुत सारे जो है, सुंदर सुंदरी, है ना, काला काली, है ना, गोरा गोरी, इस तरह से विशेषण शब्दों में लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है। तो हम आगे जो है ये देखते हैं, क्या विशेषण शब्दों में वचन के अनुसार भी रूपांतरण होता है क्या? तो बिल्कुल आपको संदेह नहीं करना है। विशेषण शब्दों में वही फिर से बात करेंगे, जैसा मैंने आपको ये बात बताई थी, याद कीजिएगा, अभी कुछ समय पहले अपने बात करी थी कि भाई जिस प्रकार से संज्ञा शब्द जो है लिंग के अनुसार रूपांतरित होते हैं, लेकिन वहां पर मैंने एक उदाहरण दिया था, याद कीजिए, कि संज्ञा शब्दों में लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है, लेकिन आप शर्त मत लगा दीजिएगा कि 100% होता है। भाषा है, जब मैथ्स में भी, गणित में भी आगे जाकर के हम लगभग कह देते हैं, तो यहां पर थोड़ा बहुत जो है मनुष्य की जो कृति है, मनुष्य की जो चीज है, उसमें कहीं ना कहीं संभावना होती है कि इसका अपवाद भी होता है। जैसे पर्वत का मैंने उदाहरण दिया था कि पर्वत का आपको पूछे कि पर्वत किस लिंग में है, कि पुल्लिंग में है। अब पर्वत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कोई जो है लड़का से लड़की बनाते हुए से पर्वती नहीं करोगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। उसी प्रकार से मैं फिर से यही कह रहा हूं, विशेषण शब्दों में जो है लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है, लेकिन हिंदी की प्रकृति में क्या है? सुंदर लड़का जा रहा है, सुंदर लड़की जा रही है, सुंदर इसमें विशेषण है। अब वहां पर जो विशुद्ध रूप से बोलेगा वो तो कहेगा कि सुंदरी है ये, लेकिन सुंदर शब्द सामान्यतया ये गलत नहीं कीजिएगा, यदि परीक्षा में आ जाए कि सुंदर लड़की जा रही है तो सुंदर विशेषण है उस लड़की का, तो कोई ऐसे मत कर देना कि भाई सुंदर से सुंदरी बना लो, नहीं। लेकिन काला लड़का, काली लड़की, देखिए वहां बदल रहा है, गोरा से गोरी बनता है ना। इस तरह से रूपांतरण होता है, लेकिन 99% तक होता है, यह में ध्यान रखना है। तो क्या वचन के अनुसार विशेषण शब्दों में रूपांतरण होता है, हां या ना? बोलिए, क्या करूं? शायद आप सभी हां ही सोच रहे होंगे कि विशेषण शब्दों में
जो है वचन के अनुसार रूपांतरण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। कैसे? मोटा लड़का जा रहा है, जैसे लड़का वह मोटा जाता है। मित्रों, ये मोटा जो विशेषण था ये एक वचन था, और इसका बहुवचन जब बनाएंगे तब हम जानते हैं क्या बनेगा, इसका मोटे का क्या बनेगा, मोटे बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, मोटा जो है वह मोटे में बदल जाएगा। तो इस प्रकार वचन के अनुसार विशेषण शब्दों में रूपांतरण होता है ना। काला लड़का जा रहा है, काले लड़के जा रहे हैं। गोरा लड़का आ रहा है, गोरे लड़के आ रहे हैं। लेकिन देखिए एक और पत्ते की बात जो आपको कहीं पुस्तकें नहीं मिलेगी, शायद आप जानते भी नहीं होंगे, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं यहां पर जो आपको यह सिखा रहा हूं कि विशेषण शब्दों में वचन के अनुसार रूपांतरण होता है क्या, तो यहां पर हमें यह मान लेना चाहिए कि यह रूपांतरण जो है वो केवल और केवल पुल्लिंग शब्दों में, पुल्लिंग विशेषणों में होता है। मित्रों कैसे? मैंने कहा मोटा लड़का, अब आपसे कोई पूछता है क्या स्त्रीवाचक विशेषणों में वचन के अनुसार रूपांतरण होता है क्या? वचन के अनुसार रूपांतरण होता है क्या? तो आप जो है ये ध्यान रखें, स्त्रीवाचक में नहीं होता है। ये सामान्य परीक्षाओं में प्रश्न नहीं आएगा, जो बड़ी परीक्षाएं जो हैं उन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्नव्य है, पूछने योग्य प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बारीक चीज है, सूक्ष्म है। कैसे? जैसे मैंने कहा ये मेरे बड़े भाई है, तो यहां पर विशेषण क्या है, आप सभी से पूछूं कि इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो आप सब लोग कहोगे कि बड़े विशेषण है। अब ये बड़े कैसा विशेषण है, एक वचन का है कि बहुवचन का है? तो आप किसी को संदेह नहीं है कि ये बहुवचन का है। अब देखिएगा इस बड़ा शब्द, क्योंकि एक वचन क्या था, बड़े का एक वचन क्या था कि बड़ा, लेकिन अब इसका स्त्रीलिंग रूपांतरण क्या होगा, बड़ा से लिंग रूपांतरण करूंगा मैं विशेषण का, तो बड़ा से क्या बना दूंगा, बड़ी बना दूंगा। ये सब मेरे मोटे भाई हैं, अब स्त्रीलिंग करूंगा तो मोटी, ये मेरी मोटी है ना, मोटा का मोटी स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहां पर ये स्त्रीलिंग मोटी बन गया। अब मोटी का वचन रूपांतरण नहीं होता। मैं ऐसे नहीं कह सकता ये सभी मेरी मोटियां बहनें हैं, ये मेरी छोटियां बहनें हैं, ये मेरी बड़ियां किताबें हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने कहा, भाषा ईश्वर प्रदत्त मनुष्य को एक बहुत ही सुहावनी सौगात है, लेकिन क्योंकि मनुष्य प्रयोक्ता है, इसलिए मनुष्य इसमें यह नहीं कह सकता कि ये ऐसा ही होता है। हां, लिंग के अनुसार रूपांतरण होगा, वचन के अनुसार रूपांतरण होगा, लेकिन कहां होगा, केवल पुल्लिंग विशेषणों में ही होता है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जैसे हमने कर दिया कि भाई मेरा छोटा भाई है, ये मेरे छोटे भाई है, लेकिन ये मेरी छोटियां बहनें हैं, ऐसा जो है गलतियां आप लोग करते भी नहीं है वैसे, और कर भी रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम चीजों को जानते हैं लेकिन मित्रों सोच नहीं पाते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को आगे जाकर के सोचेंगे भी। तो अब देखिएगा, विशेषण हो गया, लिंग वचन, क्या कारक के अनुसार विशेषण बदलता है कि नहीं बदलता है? मैं फिर से कह रहा हूं, इस सत्र की और महत्वपूर्ण एक बात, क्या महत्वपूर्ण बात, कि विशेषण शब्दों में कारक के अनुसार रूपांतरण नहीं होता है, यह आप ध्यान रखें। क्या बोला मैंने? विशेषण शब्दों में कारक के अनुसार रूपांतरण नहीं होता है। यदि किसी विशेषण शब्द के साथ में, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं विशेषण में, और जब विशेषण पढ़ेंगे उस दिन हम बात करेंगे, लेकिन विशेषण शब्द के साथ में यदि कारक चिन्ह लगा है, विशेषण शब्द के साथ में यदि कारक चिन्ह क्या, ने को से के द्वारा के लिए, से का के की में पे पर, यह विशेषण किसी भी विशेषण शब्द के साथ में, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात है। यदि किसी भी विशेषण शब्द के साथ में कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाए तो वह शब्द विशेषण नहीं रहता, वह शब्द उस वाक्य में संज्ञा का काम करता है। किसका काम करता है? वह शब्द संज्ञा का काम करता है, यह ध्यान रखिएगा आप। और यह प्रश्न बहुत बार आया है मित्रों, जैसे मैंने कहा कि मिस्टर मोहन मेरे छोटे भाई हैं, तो इसमें मैं आपसे कहूं कि विशेषण क्या है, तो छोटा है, छोटा विशेषण, कैसा भाई है वह? छोटा। भाई की विशेषता बता रहा है कि वो छोटा है, तो इसमें क्योंकि छोटे के साथ में जो है
कोई भी कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं कि विशेषण शब्दों में कारक के अनुसार रूपांतरण नहीं होता। अब ये जो छोटा भाई है उसमें मोहन मेरा छोटा भाई है, ये वाक्य आया, आपसे पूछे विशेषण क्या, छोटा क्यों है विशेषण, क्योंकि कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ। यदि इस छोटे शब्द के साथ में कारक चिन्ह लगा दूं तो यह ध्यान रखिएगा वह शब्द फिर विशेषण ही नहीं है। और यह आज की महत्वपूर्ण बातों में से एक और बात है, यह ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा कि छोटे को बुलाओ, अब आपसे परीक्षक ये पूछेगा कि छोटे को बुलाओ बड़े को सुलाओ। अब यहां छोटे को बुलाओ और बड़े को सुलाओ, यहां पर को चिन्ह आ गया, छोटे से ये गलती हो गई, यहां पर छोटे के साथ में से जोड़ दिया। छोटे ने मुझे कहा था, छोटे के लिए मैं ये लाया हूं, छोटे से मिलकर आया हूं, छोटे का कमीज है, छोटे में अकल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब मैं कभी भी विशेषण शब्दों के साथ में यदि कारक चिन्ह का प्रयोग कर दूं तो वह विशेषण शब्द फिर कारक चिन्ह प्रयुक्त होने के कारण विशेषण नहीं रहते, वो क्या बन जाते हैं, संज्ञा बन जाते हैं। मित्रों, अब मैंने आपसे कहा कि मैं बड़े से मिलके आया हूं, अब आपसे परीक्षक पूछे कि इसमें बड़े से क्या है, तो रटना मत, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि हमारा उद्देश्य यहां पर जो विद्यार्थी हिंदी सीखना चाहते हैं उसके लिए है। ये सामान्य यहां पर चर्चाएं सामान्य भी हैं, लेकिन यहां पर उन गंभीरताओं के विषय में चिंतन अधिक है, क्योंकि हमारी सफलता और असफलता में हम सभी जानते हैं कि 1-2% का अंतर होता है, और ये 1-2% का अंतर ही आपको या तो अर्श पे करता है या फिर फर्श पे करता है, हम सभी जानते हैं। तो मित्रों, उस अर्श पर जाने के लिए हमें इस प्रकार की चीजों को जानना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो है मैं अभी एक चतुर से मिलके आया हूं, मैं एक चतुर व्यक्ति से मिलके आया हूं या चतुर से मिलके आया हूं, ये चतुर के साथ में मैंने से लगा दिया, तो अब ये चतुर शब्द, लड़का चतुर है तो वहां पर चतुर विशेषण है, लेकिन चतुर से मिलके आया हूं तो इसमें चतुर के साथ में से लग गया, अब ये विशेषण नहीं है। कई बार देखिएगा हम क्या करते हैं, भाषा को रटने लग जाते हैं। आपसे कोई कहे कि विशेषण कौन कौन से, तो सब लोग कहते हैं कि छोटा बड़ा ऊपर नीचे, है ना, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, 1-2 संख्यावाचक विशेषण भी है, काला मीठा खड़वा मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, है ना, जाडा पतला, ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं, तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिएगा, क्योंकि रटने से क्या होता है, परीक्षा में क्रियान्विति होती है ना, क्रियात्मक हिंदी होती है। तो वहां पर यदि आपसे कोई ऐसा पूछा जाए, प्रश्न ऐसा आए कि भाई जो है तुम सब आगे छोटे कहां रह गए। अब मैंने अभी आपको कहा कि विशेषण शब्द के साथ में कारक चिन्ह जोड़ने से वो संज्ञा बन जाता है, लेकिन अब इसमें देखिए वाक्य की भंगिमा चेंज हो गई, इसमें छोटे का प्रयोग कैसे हुआ है। तुम सब आगे छोटे कहां रह गए, छोटा कहां रह गया या छोटे कहां रह गए, इसमें छोटे शब्द क्या है, ये ध्यान रखें। छोटे शब्द जो है वह सर्वनाम है, ये ध्यान रखो। देखो, छोटा विशेषण भी बन जाता है, ये मेरा छोटा भाई है तो छोटा विशेषण है इस वाक्य में, और मैं छोटे से मिलकर आया हूं तो यहां पर छोटे से मिलकर आया हूं तो ये संज्ञा शब्द है। तुम सब आगे छोटे कहां रह गए, तो ये जो छोटे जो है वह छोटे सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर पूछ रहे हैं कि तुम आगे वह कहां रह गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमें भाषा को रटना नहीं है। रटने से आप जो है 70% तो कर सकते हैं, लेकिन सफल होने तक आप नहीं पहुंच सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, यहां पर बात यह हो गई, विशेषण शब्द लिंग के अनुसार बदलते हैं, वचन के अनुसार बदलते हैं, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। गिन के गांठ मान लीजिएगा, कारक के अनुसार यदि बदलोगे तो वो विशेषण शब्द जो है फिर संज्ञा बन जाते हैं, माफ करें क्रिया नहीं संज्ञा बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी विशेषण शब्द सर्वनाम का भी काम कर सकते हैं वाक्य में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। क्या विशेषण शब्द काल के अनुसार बदलता है क्या, ये विशेषण है, ये काल है, ये टेबल में यहां पर इसका स्थान है, तो मैं यहां पर क्रॉस लगाऊंगा, आपको किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वाच्य के अनुसार भी जैसा मैंने कहा नहीं बदलता, और पुरुष के अनुसार भी विशेषण नहीं बदलता। तो विशेषण किसके अनुसार बदलता है, लिंग और वचन के अनुसार। कारक के अनुसार बदलोगे संज्ञा बन जाएगा। और अब जो चौथा विकारी जो है उस पर हम बात करेंगे, क्रिया। अब मित्रों, ये जो क्रिया जो है, क्रिया क्या लिंग के अनुसार परिवर्तित रूपांतरित होती है क्या, तो आप सबका उत्तर यह होगा कि होती है, क्योंकि बहुत सरल बात है। कैसे,
लड़का खेल रहा है। यहां पर लड़का पुल्लिंग है तो इसकी जो क्रिया जो है वह खेल रहा है, यह भी पुल्लिंग है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि लड़की खेल रही है, लड़की खेल रहा है, तो ये फिर जो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि लड़की जो है स्त्रीलिंग है तो खेल रहा, उसके साथ में जच नहीं रहा। हमारी हिंदी की प्रकृति ऐसी है कि कर्ता जिस लिंग और जिस पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी की लिंग की होनी चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वचन भी क्रिया का वही होना चाहिए। तो क्रिया जैसे लड़का वह मोटा जाता है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि इसका स्त्रीलिंग जो है वो होगा जाती है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो क्रिया जो है लिंग के अनुसार बदलती है, बिल्कुल बदलती है। क्या क्रिया वचन के अनुसार बदलती है, हां या ना? क्योंकि हम सभी जानते हैं लड़का वह मोटा जाता है, यदि मैं इसको, ये लड़का जो संज्ञा है और वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है, इस लड़का को यदि मैं लड़के बना दूं तो लड़के वे वह को वे बनाने पड़ेंगे, मोटा को मोटे बनाने पड़ेंगे और जाता है को जाते हैं बनेंगे। तो एक बात जो सबसे बड़ी ये है वह ध्यान रखिएगा कि वचन जो है वो हमारी हिंदी में जो विकारी पद है उन सबको बदलता है। महत्वपूर्ण चीज कैसे? वचन जो है संज्ञा को भी बदलता है, सर्वनाम को भी बदलता है, विशेषण को बदलता है, क्रिया को बदलता है। चारों ही चीजों में वचन की सत्ता है, महात्म्य है। बाकी देखो लिंग के अनुसार संज्ञा बदल गई, सर्वनाम नहीं बदला, विशेषण बदल गया, क्रिया बदल गई, इसने सर्वनाम में मना कर दिया। हम लिंग के अनुसार बदलने वाले नहीं है ना। कुछ लोग जो है बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, अट जाते हैं। अब हम बात करते हैं वचन के अनुसार बदलते हैं कैसे? हाँ बदलते हैं। जाता है जाते हैं, खाता है खाते हैं, बैठता है बैठते हैं, उठता है उठते हैं, सोता है सोते हैं। हम सभी जानते हैं क्रियाओं में वचन के अनुसार रूपांतरण होता है। अब देखिएगा, क्या क्रियाओं में कारक के अनुसार रूपांतरण होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होता। बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए आप, बिल्कुल भी नहीं होता। क्रियाएं जो है कारक, क्रिया जो है वो कारक के अनुसार कभी रूपांतरित नहीं होती। कारक के अनुसार कौन होगा? संज्ञा और सर्वनाम। और विशेषण भी कारक के अनुसार रूपांतरित होगा। तो विशेषण को भी हम जो है कहां बिठा देते हैं? संज्ञा में बिठा देते हैं। ये बात बार बार बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिएगा, ये जो क्रिया है उसमें कारक के अनुसार नहीं है। क्रिया में क्या काल के अनुसार रूपांतरण होता है क्या? तो सब लोगों को एक साथ बोलना है, क्या बोलो? हां, क्रिया में काल के अनुसार रूपांतरण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों कैसे? हम सामान्यतः दृष्टि से देखिए, काल का जब हम अध्ययन करेंगे, अलग से बिंदु है काल, तो उस दिन हम पढ़ेंगे काल के बारे में विस्तार से। लेकिन हम सभी जानते हैं काल का मतलब होता है समय, इंग्लिश में जिसको हम टेंस कहते हैं, संस्कृत में जिसको हम लकार कहते हैं, हिंदी में उसी का नाम काल है। तो ये हमारे यहां पर वैसे काल के सूक्ष्म भेद भी हैं, लेकिन वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, तीन चीजें हो गई, वर्तमान भूत भविष्यत। और क्रिया में ये वर्तमान भूत और भविष्यत तीनों मुख्य काल, और इन मुख्य कालों के जो अवांतर भेद हैं उसके अनुसार क्रिया में रूपांतरण होता है। इसमें कोई संदेह मत कीजिएगा। देखिएगा कैसे? जैसे मैंने कहा जाता है, ये जो वाक्य, ये जो क्रिया है, ये खुद हमें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मैं जो हूं किसके हूं? वर्तमान काल की क्रिया हूं, वर्तमान काल की क्रिया हूं, है ना। ये वर्तमान लिख दीजिएगा सही, वर्तमान काल की क्रिया हूं। और अब यहां पर हम ये कह रहे थे, क्या क्रिया काल के अनुसार रूपांतरित होती है? हां बिल्कुल होती है। अब देखिएगा कैसे कि जाता है वर्तमान काल है, जाता हूं वर्तमान काल है, जा रहा है यह भी वर्तमान काल है। तो यहां पर देखिएगा, हम इसके बारे में विशेष बाद में बात करेंगे, अभी इतना समझ लो कि जाता है वर्तमान काल है, जाऊंगा भविष्यत है, और जाता था ये भूतकाल है। इसी प्रकार से आता हूं, आऊंगा, आता था, पढ़ता हूं, पढ़ूंगा, पढ़ता था, बैठता हूं, बैठूंगा, बैठता था। तो इस प्रकार से क्रियाओं में काल के अनुसार रूपांतरण होता है। वाच्य जो है वो क्रियाओं पर आधारित होते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्रिया जो है, क्रिया के अनुसार ही वाच्यों का निर्धारण होता है। इसलिए वाच्य का जो सीधा संबंध है, वाच्य का मतलब है किसी बात को कहने का ढंग। हम सभी जानते हैं हिंदी में तीन प्रकार के वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता, मानी भाव मानी क्रिया की प्रधानता होती है।
ये बहुत ही अच्छा विषय है वाच्य, हम उस दिन उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कर्तृवाच्य कैसे, मैं जा रहा हूं, तो ये क्रिया जो जा रहा हूं ये कर्तृवाच्य क्रिया है। पढ़ रहा हूं, खा रहा हूं, जाता हूं, पीता हूं, आता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, सोता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, ये सारी की सारी क्रियाएं जो है वर्तमान काल की है। अब देखिएगा, सॉरी, कर्तृवाच्य क्रियाएं हैं। अब यदि मैं इसको मैं जा रहा हूं या मैं जयपुर जा रहा हूं, इसका मुझे कोई कहे कि भाई आपको इसका कर्मवाच्य बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, मेरे द्वारा जयपुर जाया जाता है। तो मैं जयपुर जा रहा हूं, उसकी जगह मेरे द्वारा आते ही वह क्रिया भी बदल गई, मेरे द्वारा जयपुर जा रहा हूं, फिर गलत हो जाएगा, जयपुर जाया जाता है। और भाववाच्य में भी जो क्रिया है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, वृद्ध से खाया नहीं जाता। इस प्रकार से हम वाच्य की जब आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन वाच्य के अनुसार। और पुरुष जो है क्रिया के अनुसार देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा वह जो है वो प्रथम पुरुष का है, तो वह के साथ में ह का प्रयोग होता है, था का प्रयोग होता है ना, होगा का प्रयोग होता है। वह जा रहा है, था या होगा। इसी प्रकार से ये जो है प्रथम पुरुष हो गया। यदि मैं कहूं कि तुम जा रहा है, तो है फिर नहीं आएगा, तुम के साथ में हो आता है, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे थे, इस तरह से प्रयोग होता है। और उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, तो मैं जा रहा है नहीं बोलना है, मैं जा रहा जो है होगा नहीं बोलना है, मैं जा रहा हूं। तो मित्रों ये जो है, हो और हूं, जो परिवर्तन, जो रूपांतरण जो हो रहा है, वो हम देख रहे हैं काल के अनुसार है नहीं, वाच्य के अनुसार है नहीं, तो किसके अनुसार है, पुरुष के अनुसार है। तो देखिएगा, ये हमने इस टेबल के माध्यम से ये सीखा कि संज्ञा के विकारक तत्व कौन कौन से हैं, सर्वनाम के कौन कौन से हैं, विशेषण के कौन कौन से हैं, क्रिया के कौन कौन से हैं, कौन कैसे बदलता है, कौन किस प्रकार से बदला जा सकता है, कौन सी चीजें जिसको मैंने महत्वपूर्ण बताई थी वह आपको ध्यान रखनी थी। आज जो इससे पहले देखिएगा, हमने इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन सा जो भाषा का जो पहला देखिएगा विश्लेषणात्मक पक्ष जो था, उससे विकारी, अविकारी और विकारक कौन कौन से थे। फिर हमने इसमें यह टेस्ट कर लिया कि विकारियों के कौन कौन से विकारक हैं और क्या उसका किस प्रकार से उसको हम बदलते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, इसके विषय में एक हम जो है अलग से एक जब किसी बिंदु का समग्र एक बार जब हम संपूर्णता कर देते हैं, तो उसके बाद में हम ये सिखाते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं और किस प्रकार से आपको इसको समाधान करना चाहिए। नमस्ते, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो आज की जो कक्षा थी ये अवश्य पसंद आई होगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है ये कहने में। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि भाषा में देखिएगा, श्रवण आपने कर लिया है, मैं चाहता हूं कि इसके तुरंत बाद आप मनन जरूर करें और जो निधिध्यासन तक पहुंच जाएगा तीसरे स्टेज पर। शिक्षा के 3 अंग है, हम सभी जानते हैं, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और मनन करने के बाद में स्वाध्याय करना चाहिए। जो स्वाध्याय स्वयं का अध्याय जो खोल देता है वह जीवन में समस्त सफलताओं के द्वार भी खोल देता है। ऐसी मेरी शुभकामनाएं।